स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 से, जो डील करता है जनरल एक्सेप्शन है डील करता है, जो सेक्शन 14 से लेके 44 तक ये चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बात करता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश करता है। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो भी सेक्शन है ना, उसमें इस तरीके से बातें करता है जहाँ पे अगर ऐसा सिचुएशन में कोई एक्ट कर दिया है तो उस सिचुएशन में क्या नहीं होगा, कोई लायबिलिटी नहीं होगा। जैसा सिचुएशन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, अनसाउंड पर्सन ने कर दिया है, चाइल्ड ने कर दिया है बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है, प्राइवेट डिफेंस में कुछ एक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होता। ठीक है ना। तो ये जो ऑफेंस का बारे में बात कर रहा है ये चैप्टर अप्लाइज सिर्फ ऑफेंसेस, नॉट ओनली बीएनएस का ऑफेंस का बारे में, या आईपीसी जो है सिर्फ उसका ऑफेंस का बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर किसी स्पेशल लॉ का अंदर भी ऑफेंस कमिट होता है या किसी लोकल लॉ का अंदर भी ऑफेंस कमिट हो रहा है ना, तो ये चैप्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना। और थोड़ा सा चीज़ें समझते हैं। जनरली जो क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन का ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस चैप्टर का अंदर आना है, ठीक है ना, इस चैप्टर क्योंकि जनरल एक्सेप्शन बताता है, इस चैप्टर क्या कर रहा है, एक्यूज को बचाता है। अगर इस चैप्टर का जो भी सेक्शन दिया हुआ है इस कैटेगरीज में आ जाता है तो एक्यूज का लायबिलिटी नहीं होता है। तो इस चैप्टर को जो भी इस चैप्टर का अगर कोई भी चीज़ प्रूफ करना है, किसी सेक्शन को प्रूफ करना है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज का ऊपर हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन का ऊपर नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ किसका ऊपर रहेगा, एक्यूज का ऊपर होगा। जो चीज़ बात करता है सेक्शन 108 जो है बीएनएस सॉरी बीएसए जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका सेक्शन 108 है, या जो पहले सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में था। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ है ना। अभी ये चैप्टर के बारे में हमने जाना। अभी चैप्टर का सेक्शन वाइज आ जाते हैं हम लोग। पहले दो सेक्शन लेंगे, सेक्शन 14 है और सेक्शन 17 है ना। इन दो सेक्शन को लेंगे, 14 और 17 को थोड़ा सा एक साथ देखेंगे कि ये दोनों सेक्शन क्या बात करता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। आईपीसी में देखिए ज़्यादा चेंजिंग नहीं है यहाँ पे, जो भी अभी पढ़ने जा रहा है जनरल एक्सेप्शंस में, तो उसमें चेंजिंग नहीं है, लेकिन वो सेक्शन का चेंज है। आईपीसी में जो सेक्शन 14 है वो 76 था और जो 17 है वो 79 था। बाकी सेक्शन सेम ही, पहले जैसा था सेम ही है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है तो वहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं होगा अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ है। जिसका वजह से एक मैगजीम है जो लिख लेना आप, ठीक है ना, सुनना, इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेड मीन्स इग्नोरेंशिया है ना, इग्नोरेंस, फेसिट मीन्स फैक्ट एंड एक्सक्यूजेड मतलब एक्सक्यूजेबल ना। तो इसमें क्या करें, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, बट इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो इसमें कह रहा है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जो है ना वो क्या है, एक्सक्यूज हो सकता है, बट लेकिन लॉ नहीं पता, लॉ का इग्नोरेंस वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। इसका मतलब कह रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर मिस्टेक हो जाता है तो एक्सक्यूजेबल हो सकता है, लेकिन लॉ पे अगर लॉ में मिस्टेक हो रहा है तो उस सिचुएशन में एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल फैक्ट में आप कुछ गलती कर दिया ना, वो चीज़ हो सकता है, लेकिन लॉ में मुझे लॉ नहीं पता था, लॉ ऑफ द लैंड क्या है, यहाँ पे लॉ इस तरीके से था, वो चीज़ मुझे नहीं पता है, तो उसका एक्सक्यूज आप नहीं ले सकते हो, लेकिन फैक्ट का ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट वर्ड बात कर रहा है ना, वो फैक्ट क्या है, मटेरियल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। मटेरियल फैक्ट होना चाहिए जो केस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो एसेंशियल होना चाहिए ना, ऐसा फैक्ट है इस केस के लिए एसेंशियल हो, ऐसा फैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना। और जहाँ पे सक्सेसफुली, जहाँ पे तो थोड़ा बात करेंगे ना, सेक्शन का लैंग्वेज पहले देखते हैं फिर दोबारा समझेंगे। तो इसमें कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस। यहाँ पे जितना सेक्शन है जनरली ऐसा ही स्टार्ट होगा, नथिंग इज एन ऑफेंस मतलब लायबिलिटी नहीं होगा, ऑफेंस नहीं है वो चीज़, विच इज़ डन बाई ए पर्सन हु, अगर किसी पहला चीज़ कह रहा है विच इज़ डन बाई ए पर्सन हु बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है ना। किसी पर्सन ने कुछ एक्ट डन किया है तो उसका लायबिलिटी नहीं होगा, कब, जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या बता रहा है, तो इन गुड फेथ, और वो एक्ट जो कह रहा है गुड फेथ में क्या जा रहा है। और थर्ड एसेंशियल जो बात कर रहा है, बिलीव, बंदा क्या करता है, बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाई ए लॉ। बिलीव क्या करता है, वो बाउंड है। तो तीन एसेंशियल चाहिए लायबिलिटी ना होने के लिए। पहला चीज़ कह रहा है कोई एक पर्सन है, एनी पर्सन मतलब पर्सन एनी है, इसका मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसी भी एज का बंदा हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वजह से, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ, फैक्ट का वजह से क्या हो रहा है, वो बंदा गुड फेथ में कुछ एक्ट कर देता है और वो अपने आप को बिलीव करता है बाउंड बाई ए लॉ है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक किस चीज़ का हो रहा है? फैक्ट का, लॉ का नहीं है। मिस्टेक फैक्ट का हो जाता है और बंदा ने जो एक्ट किया है वो गुड फेथ में किया था ना। गुड फेथ मीन्स विद ड्यू केयर एंड अटेंशन होना चाहिए। एंड उसमें क्या करा, विथ हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, और वो बिलीव करता है वो बाउंड बाय लॉ है, तो सिचुएशन में उसका लायबिलिटी नहीं होगा। तो जो फैक्ट का बारे में मैं बात कर रहा था, तो इसमें जो फैक्ट होना चाहिए वो एसेंशियल फैक्ट होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, जो फैक्ट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ना। जो ऑफेंस जिसका चार्ज लग रहा है उसको करने के लिए वो फैक्ट एसेंशियल है ना, ऐसा फैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा चीज़ जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन नॉट बी, इसमें कह रहा है सक्सेसफुली प्लीडेड व्हिच रेस्पॉन्सिबल इंक्वायरी वुड हैव बीन इलेक्टेड, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना कैन नॉट बी, वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है आपको। भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या है, इंक्वायरी करना है सही से, तो पहले आपको सही से इंक्वायरी करना पड़ेगा। बिना इंक्वायरी में आप जाओगे ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ठीक है ना। 2 एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल के लेंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करें, ए सोल्जर फायर्स अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। एक सोल्जर है ना, उसका सुपीरियर ऑफिसर ने कहा मॉब है, मतलब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका ऊपर गोली चला दो। अब जब जनरली क्या होता है, सोल्जर का काम क्या होता है, उसका सुपीरियर ऑफिसर जो भी ऑर्डर देता है वो बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे बाउंड बाय लॉ है, तो सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है, सोल्जर ने गोली चला दिया है, ठीक है ना। इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पे ए का लायबिलिटी नहीं हो। ये कौन है, एक सोल्जर है, उसका सुपीरियर ऑफिसर ने कहा भाई यहाँ पे मॉब है, उनका ऊपर गोली चलाओ। ये अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि ए को गुड फेथ में गोली चला दिया, ठीक है ना, और ए को लगा मॉब का ऊपर गोली चला सकते हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है, तो उसने गोली चला दिया, उसका तो कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। हालांकि अगर किसका लायबिलिटी हो सकता है, ऑफिसर का लायबिलिटी हो सकता है, लेकिन ये सोल्जर का लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है कि, और वो बाउंड बाई है ना, सुपीरियर ऑफिसर का ऑर्डर से बाउंड है, गुड फेथ में यही बिलीव करता है, वो बाउंड है इसलिए कर देता है। दूसरा चीज़ क्या है, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाई दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, इसमें कह रहा है बी में ना, एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाई दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई, किसको अरेस्ट करना है भाई, ये एक ऑफिसर है ना, फॉर एग्जांपल पुलिस ऑफिसर मान लेते, कोर्ट ने ऑर्डर किया ए को, एक पुलिस ऑफिसर है उसको ऑर्डर किया भाई वाई को अरेस्ट करो, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, और ए ने इंक्वायरी किया, ऐसा नहीं है जाया पकड़ लिया, इंक्वायरी बिलीविंग दैट टू बी ए वाई अरेस्ट दैट हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। और उसमें अब बंदा गांव में जाता है, पता नहीं है भाई ये वाई कौन है, कोर्ट ने ऑर्डर किया वाई को, ऑर्डर क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, जाता है गांव में पूछताछ करता है लोगों को, गाँवड़ा को मान लो पूछ लिया है, ठीक है ना, गाँव में पूछताछ किया है, तो लोगों ने बोला, किसी एक ने बोला यही जेड है, ठीक है ना, यही वाई है, मतलब लेकिन वो वाई बंदा नहीं है, जेड को दिखा के बोला वही वाई है, ठीक है ना। और पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद पुलिस को लगा वही बंदा क्या है, वाई है, लेकिन वो गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था, वाई का जगह जेड को उठा के पुलिस लेके आ गए, ठीक है ना। एक्चुअली वाई को अरेस्ट करना था, लेकिन जेड को अरेस्ट करके लेके आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या था, मिस्टेक था, और पुलिस ने ड्यू इंक्वायरी भी किया था, ऐसा नहीं बिना इंक्वायरी में जाके उठा लिया, पूछताछ में नहीं कुछ भी उठा लिया, तब तो लायबिलिटी हो जाता। लेकिन यहाँ पे ड्यू इंक्वायरी किया है, करने के बाद पुलिस को भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, फैक्ट, क्योंकि वो लॉ का हिसाब से ही जा रहा था, लेकिन फैक्ट में मिस्टेक हो गया। फैक्ट क्या था, यहाँ पे वाई को अरेस्ट करना था, उसका जगह पे जेड को अरेस्ट कर लिया। गुड फेथ में क्या था, कोई इंटेंशन नहीं था जेड को अरेस्ट करने का, वाई को ही अरेस्ट करने गए थे, लेकिन गुड फेथ में गलती हो गया, और उसने बाउंड बाई कोर्ट है, ठीक है ना, कोर्ट ने ऑर्डर किया तो उसको वाई को अरेस्ट करना ही था, तो वाई की जगह जेड को अरेस्ट करके लेके आ गए। तो इस तरीके से गलती हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो सेक्शन 14 इतना ही बात कर रहा है। अब आ जाते हैं जो सेक्शन उसी से रिलेटेड जो सेक्शन है, जो सेक्शन 17 है उसी से रिलेटेड ही सेक्शन है, ठीक है। एक्ट बाई ए पर्सन हु जस्टिफाइड और बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस इसमें सेक्शन में और सेक्शन 14 में और सेक्शन 17 में, जो 17 में डिफरेंस है ना, ये एक वर्ड का ही डिफरेंस है, जो जस्टिफाइड है वहाँ पे बाउंड वर्ड था, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है जस्टिफाइड बाई लॉ, है ना। इसमें कह नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ ना, इसमें कह सब में ही इसी तरीके से नथिंग इज एन ऑफेंस है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ ना, डन बाई ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाई लॉ और हु बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, आइदर वो जस्टिफाइड बाई लॉ है या रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वजह से, नॉट बाई रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, उसको लग गुड फेथ में बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड, आइदर जस्टिफाइड बाई लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वजह से वो अपने आप को बिलीव कर रहा है, गुड फेथ में बिलीव करता है भाई वो हिमसेल्फ तो भी जस्टिफाइड बाई लॉ है।
अगर उस एक्ट इन डूइंग दैट एक्ट, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। 3 चीज़ होना चाहिए, आइदर वो क्या है, बंदा है जस्टिफाइड बाई लॉ है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट का वजह से, नॉट बाई मिस्टेक ऑफ लॉ, उसको लगता है वो जस्टिफाइड बाई लॉ है और वो गुड फेथ में एक्ट करता है, तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जस्टिफाइड, वहाँ पे बाउंड था। जस्टिफाइड और बाउंड में डिफरेंस यही एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एस सी जेड कमिट व्हाट अपियर्स टू बी ए ने देखा भाई जेड ने ऐसा कुछ एक्ट कर रहा था जहाँ पे ए को लगा था ये मर्डर है। ए ने देखा जेड इस तरीके से कुछ एक्ट कर रहा है जहाँ पे ए को लगा तो ये एक्ट मर्डर है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, ठीक है, exerted in good faith the power of which the law gives to all person for apprehending murders, ठीक है ना। लॉ में, लॉ क्या करता है, सबको पावर देता है भाई। अगर आपका सामने कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसका सामने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हो, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाता है तो प्राइवेट पर्सन भी किसी को अरेस्ट कर सकता है। मर्डर क्या है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोई भी बंदा क्या करता है, ये मान लो कोई भी बंदा प्राइवेट पर्सन है, उसने जेड को अरेस्ट कर लिया, लेकिन मर्डर ए को लगा भाई ऐसा जेड कुछ एक्ट कर रहा था जो मर्डर है, ऐसा एक्ट कर रहा था, बी को मार दिया। फॉर एग्जांपल ए जेड ने क्या कर दिया, किसी पर्सन को मार दिया, तो ए को लगा ये मर्डर है, ए ने क्या कर दिया, जेड को अरेस्ट कर लिया। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, मर्डर। तो एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट सीज जेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर दी प्रॉपर अथॉरिटीज, उसको लगा भाई अरेस्ट करेंगे तो पुलिस के पास दे देंगे, प्रॉपर अथॉरिटीज वही होता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था ना, जो जेड एक्ट कर रहा था ना वो प्राइवेट डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में बोल सकते हो। सेल्फ डिफेंस में वो जेड कर रहा था, मान लो जेड को कोई वाई मारने आया था तो उस सिचुएशन में मार दिया था, तो एक्चुअल में जेड का तो कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि जेड जो एक्ट कर रहा था वो प्राइवेट डिफेंस में कर रहा था। लेकिन ए को लगा, ठीक है ना, जेड जो एक्ट किया है ना, जेड ने जो एक्ट किया है वो मर्डर है, तो ए को लॉ में गलती नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, दिखा नहीं वो सेल्फ डिफेंस में था, उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, फैक्ट में गलती कर दिया इन्हें और उसको लगा भाई यहाँ पे जस्टिफाइड है। कि जस्टिफाइड क्यों है यहाँ पे समझिए आप, बाउंड नहीं है यहाँ पे, वर्ड जस्टिफाई यूज किया गया है क्योंकि आपको कोई बाउंड नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं क्योंकि लॉ ने आपको पावर दिया है। आप क्या कर सकते हो, आपका सामने अगर कोई बंदा नॉन बेलेबल है एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर देता है, आप अरेस्ट कर सकते हो। वही चीज़ ए ने क्या है, यहाँ पे मर्डर हुआ था उसका सामने, जो नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसने अरेस्ट कर लिया, तो वो जस्टिफाइड है लॉ क्योंकि आपको ऑथराइज करता है तो जस्टिफाइड है। तो ए ने गुड फेथ में जस्टिफाइड, गुड फेथ भी था, ऐसा नहीं है जेड का साथ दुश्मनी था, गुड फेथ में क्योंकि लगा जेड ने जो एक्ट किया है वो मर्डर है इसलिए अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का कोई लायबिलिटी नहीं होगा क्योंकि ए का जो एक्ट था वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था और गुड फेथ ने क्या था उसको अप्रीहेंड किया था और उसको जस्टिफाइड है क्योंकि आपका सामने इस तरीके से एक्ट होता है तो आप अरेस्ट कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में ए का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया ये दोनों सेक्शन। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन जो 14 और 17 बात कर रहा है सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ओनली एक्सक्यूजेबल है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते जो सेक्शन 15 और सेक्शन 16 है ना, इन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। 15 को और 16 को देखेंगे जो जुडिशियल एक्ट से डील करता है ना, जुडिशियल एक्ट डील करता है जो सेक्शन 77 एंड 78 था आईपीसी में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पहले थोड़ा सा समझते हैं ये सेक्शन जो 16 है इसको क्यों ऐड किया गया है 16 और 15 को ना, 15 को और जो इस तरीके से ना यहाँ पे जज का कोई एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियल, जब एक ना जज क्या कर रहा है, जुडिशियल फंक्शन कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन में जज को कुछ इम्यूनिटी दिया गया है ना। एक्ट ऑफ जज, ठीक है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियरी, जब जज जुडिशियल फंक्शन कर रहा है तो उस सिचुएशन में जज को क्या गया है, कुछ इम्यूनिटी दिया गया है। इसलिए दिया गया है जज जो है वो फेयरलेसली एक्ट कर पाए, इम्पार्शियली एक्ट कर पाए ना, विथ फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, साथ डर के अपना जजमेंट ना देना। जुडिशियल फंक्शन ऐसा डर के नहीं देना चाहिए, इम्पार्शियली फेयरलेसली, ठीक है ना, पूरा अपना सेंस यूज करके जजमेंट दे पाए। इस वजह से इस तरीके से इम्यूनिटी दिया गया है जज को। तो इसमें कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए जज, ठीक है ना, जज का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाई, किसने एक्ट किया है, जज ने एक्ट किया है ना। व्हेन एक्टिंग कौन सा फंक्शन कर रहा था, जुडिशियल एक्ट कर रहा था। व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर व्हिच इन गुड फेथ, और ये चीज़ गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम लॉ, अगर वो अपना उसको गुड फेथ में एक्ट करता है और उसको लगता है भाई लॉ ने उसको पावर दिया है सपोज, लेकिन उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। अगर वो जुडिशियल फंक्शन कर रहा है गुड फेथ में बिलीव करके कोई फंक्शन कर देता है, उसमें गलती भी कर देता है कुछ, तो
तो जज का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो रिडिक्शन नहीं है उसने ट्रायल कर दिया, जिसको लगा जो रिडिक्शन है, तो वो क्या होगा, लाइबिलिटी। जुडिशियल एक्शन फंक्शन कर रहा था, गुड फेथ में कर रहा था, बिलीव्स टू हिम, और वो बिलीव कर रहा था कि लॉ ने उसको इतना ऑथोराइज किया है, ठीक है ना। तो उस तरीके से फंक्शन में अगर कुछ भी गलती होता है तो जज का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। ये सेक्शन 15 जज को इम्यूनिटी दे रहा है। सेक्शन 16 क्या कर रहा है, एक्ट डन बाई इन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक्ट जो डन किया गया ना, किसी जजमेंट का वजह से वो एक्ट किया गया है या किसी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का वजह से, कोई थर्ड पर्सन, जज यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा है, कोई अदर पर्सन है जो जजमेंट का बेसिस में या किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, तो उस सिचुएशन में उसको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो एक एग्जाम बड़ा क्वेश्चन आते थे रहता था ना, जो हैंगमैन है जो क्या करता है, किसी को हैंग करता है ना, जल्लाद बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग, तो उस बंदे का जो लाइबिलिटी नहीं होता, कौन सा सेक्शन का अंदर, आईपीसी में वो बार बार पूछते रहता था, तो उसको प्रोटेक्शन कौन सा सेक्शन का अंदर मिलता था, जो आईपीसी में 78 था, यहाँ पे 16 है, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो जेलर भी हैं, जुडिशियल ऑर्डर किसी को कस्टडी में डालने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जेलर ने उसको डाल दिया, कन्फाइनमेंट में रख दिया, तो जेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो उसका ही प्रोटेक्शन का बारे में बात करें। सेक्शन का लैंग्वेज देखिए, नथिंग व्हिच इज डन इन परसुएंस ऑफ और व्हिच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जजमेंट या ऑर्डर ऑफ कोर्ट का बेसिस में ही काम किया जा रहा है। इफ डन वेल इज द जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्स, जब जजमेंट या ऑर्डर अभी भी फोर्स में है उसी टाइम को चेक किया जाता है, इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा। नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो जुरिडिक्शन, ये भी अगर सपोज ऐसा भी हो जाएगा कोर्ट का जुरिडिक्शन भी नहीं था, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था टू पास द जजमेंट और ऑर्डर, कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था, ऑर्डर पास कर दिया था और कोर्ट के जजमेंट या ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने किसी पर्सन को जेल में दे दिया, कस्टडी में डालने के लिए बोल दिया, लेकिन कन्फाइनमेंट में रखा जाए, जेलर को बोल दिया, जेलर ने क्या कर दिया, उसको कन्फाइनमेंट में रख लिया, लेकिन एक्चुअल में उस कोर्ट का पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जेलर को लगा भाई ये कोर्ट का पास पावर है, कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना, जेलर ने उसको डाल दिया, तो यहाँ पे जेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। तो वही बात कर रहा है, अगर कोर्ट का पावर हो या ना हो, पावर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पावर नहीं भी हो, इवन नॉट दिस थिंग द कोर्ट में हैड नो जुरिडिक्शन, कोर्ट का पास जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, और उस जजमेंट या ऑर्डर जब भी रिमेन इन फोर्स में, उसको कोई और बंदा क्या कर रहा है, उसको फोर्स में ला रहा है, तो उस बंदा का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। जजमेंट पर जजमेंट और ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट, लेकिन जो पर्सन कर रहा था ना वो एक्ट गुड फेथ में कर रहा था, बिलीव दैट द कोर्ट हैड जुरिडिक्शन, लेकिन वो बिलीव कर रहा था भाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है, गुड फेथ में, ऐसा नहीं है उसको लग रहा है कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, वो बिलीव करता है कोर्ट का जुरिडिक्शन है, गुड फेथ में कोर्ट का ऑर्डर है, फॉलो करना था, उसने कर लिया, तो उसका कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। सपोज कोर्ट ने दे दिया किसी को, सपोज हैंग करने के लिए ना, बोला इसको डेथ पेनल्टी मिलेगा, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसको हैंग किया जाए, हैंगमैन ने हैंग कर दिया है, बाद में सपोज पता चला कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता है डेथ पेनल्टी में, लेकिन सपोज जो भी किया गया ना, तो उस हैंगमैन का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। कोर्ट ने अगर कुछ भी गलती किया है, कुछ भी किया है, तो उस जिस पर्सन ने लगाया था, क्योंकि उसने सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो किया था, तो उस पर्सन का ड्यूटी था, उसने कोर्ट का ऑर्डर को फॉलो किया था, तो उसका कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। तो सेक्शन जो 16 उसी का ही बारे में बात करता है। 15-16 जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड बात करता है ना। अगला तो हमारा हो गया 14, 15, 16, 17 हो गया। अगला बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 18 में बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। जो सेक्शन 18 है ना उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या बात कर रहा है, एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट है ना। लॉफुल एक्ट करते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट में भी क्या हो जाता है, इम्यूनिटी मिल जाता है, इस चैप्टर का बेनिफिट मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई लायबिलिटी नहीं होता। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किया कि एक एक्सीडेंट है और दूसरा मिसफॉर्चून है ना। एक्सीडेंट है और दूसरा मिसफॉर्चून है। एक्सीडेंट क्या है, ठीक है ना, कुछ ऐसा हैपनिंग हो जाता है, अनइंटेंशनल कोई एक्ट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको हम एक्सीडेंट जानते हैं। या मिसफॉर्चून है, मतलब मिसफॉर्चून क्या होता है, जनरली बैड लक है ना, आप सोच नहीं रहे इस तरीके से एक्ट हो जाता है। तो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून ऐसा कुछ एक्ट हो जाता है जो अनइंटेंशनल होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्ट होता है, तो उसको एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून बोल सकते हैं। बैड लक है, उस सिचुएशन में कुछ हो गया, वो मिसफॉर्चून एक्चुअली है। तो इसमें अगर नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, ये ऑफेंस नहीं होगा अगर वो एक्सीडेंटली हो जाता है या मिसफॉर्चूनेटली बैड लक का वजह से कोई एक्ट हो जाता है, तो उसमें लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज। वहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होना। सिर्फ इंटेंशन के बारे में बात नहीं करना, इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए या इधर नॉलेज भी नहीं होना चाहिए। और वो एक्ट कैसा होना चाहिए, डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर, और एक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए।
लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स में होना चाहिए, एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और ये प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है एक्सीडेंट ऐसा नहीं है, जनरली हम लोग जो भी बोल देते हैं एक्सीडेंट हो गया कुछ, लेकिन एक्सीडेंट का साथ साथ क्या होना चाहिए, आपने जो एक्ट है वो अनइंटेंशनल है, अनएक्सपेक्टेड है, इस तरीके से एक्ट है जो भी, ठीक है ना, मिसफॉर्चून हो गया, बैड लक हो गया, लेकिन कंडीशन क्या है, वो विदाउट एनी क्रिमिनल, कोई आपका क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं था, इस तरीके से एक्ट हो सकता है। और आप जो एक्ट कर रहा था ना वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। अनलॉफुल काम में आपको एक्सीडेंट का इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, और जो करने का तरीका था वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मीन्स में होना चाहिए, और वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आप अगर ड्राइव कर रहे हो ना सपोज, तो उस सिचुएशन में ड्राइव करने के लिए कब एक्सीडेंट बनाया जाएगा, सपोज किसी को मार दिया आपने, ठीक है ना, किसी के ऊपर लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी इस तरीके से जो हम लोग एक्सीडेंट जनरली समझते हैं, गाड़ी से किसी को मार दिया, तो पहला चीज़ क्या होना चाहिए, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स होना चाहिए विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ये सब कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो गाड़ी अगर जब भी हम ड्राइव करेंगे कोई कार ना, तो उसमें क्या क्या कंडीशन देखिए, पहला चीज़ सबका एज होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस का एज होना चाहिए ना, और लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी का कंडीशन ऐसा नहीं है ब्रेक फेल हो, ठीक है ना, गाड़ी का कंडीशन भी सही होना चाहिए, ठीक है ना, रोड में चला रहा है और रोड का स्पीड का जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर चला रहा है, रीजनेबल, कहीं पे स्पीड लिमिट नहीं है लेकिन रीजनेबल स्पीड में चला रहा है विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन, मतलब आपने सीट बेल्ट लगाया है, ठीक है ना, आपने, ठीक है, ऐसा नहीं है मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे तो वो एक्सीडेंट नहीं है, मोबाइल फ़ोन में बात कर दे, उधर उधर देख के गाड़ी चला, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा तो वो एक्सीडेंट नहीं है। अगर उसकी वजह से आपका लाइव आपने कुछ कर देता है तो वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके लिए आप लायबल हो जाएगा। लेकिन आप मोबाइल फ़ोन भी नहीं चला रहे थे, गाड़ी सही से देख के सब कुछ करके, स्पीड लिमिट में भी था, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, सब कुछ है, गाड़ी भी सही कंडीशन में, तो उस सिचुएशन में उसको एक्सीडेंट माना जाएगा, तो आपका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो एक्सीडेंट होने के लिए या मिसफॉर्चून में लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर होना चाहिए, लॉफुल मीन्स होना चाहिए, एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। तब ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इस सेक्शन का एक्सीडेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ देख, ए इज एट वर्क विथ हेडसेट, ठीक है ना, एक हेडसेट जो है तरवाल टाइप का है ना, काम करता है, आगे जो लगा रहता है डंडी का, आगे जो है ना लकड़ी उपड़ी काटने के लिए कभी यूज़ करते हैं। ए इज एट वर्क विथ हेडसेट, द हेड फाइल्स ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाई ना, और वो हेड निकाल के चला जाता है ना, और किसी का ऊपर किया जाता है। हियर देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर क्वेश्चन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड ऑफ नो ऑफेंस। अगर वो इस तरीके से काम कर रहा था, कोई है नहीं इस तरीके से, कोई सामने नहीं था, उस तरीके से बच्चे उच्चे नहीं था, तो प्रॉपर क्वेश्चन का जरूरत नहीं, काम कर सकता है। वहाँ से अचानक निकल के, जनरली सोचा भी नहीं, निकल के वो चला गया, किसी का ऊपर लग गया, कुछ हो गया, हार्ट हो गया, ग्रीवियस हार्ट, जो भी हो गया, कुछ भी हो गया उसका, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी नहीं होगा, इस सेक्शन के अंदर लायबिलिटी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो लॉफुल एक्ट कर रहा था, लॉफुल में ना लॉफुल मीन्स में था, कोई प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन था ही, क्योंकि कोई था नहीं इस तरीके से, अचानक से निकल गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कोई लायबिलिटी नहीं होगा। तो इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। केस एक देख सकते हैं, आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबॉर्न है। इस केस में क्या कर रहा है, टू कार ड्राइवर्स आफ्टर गेटिंग ड्रंक, टू कार ड्राइवर है ना, और वो कैसे थे, ड्रंक थे, बिगन रेस, और वो रेस स्टार्ट कर दिया दोनों ने विथ ईच अदर एंड ड्रॉप ओवर एन ओल्ड मैन, और क्या कर दिया, किसी एक ओल्ड मैन के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है ना। पहला चीज़ देखिए आप, वो ड्राइविंग कैसा कर रहे थे, ड्रंक में, तो लॉफुल एक्ट नहीं है, ठीक है ना, वो भी रेस कर रहे थे, ड्रंक में ड्राइविंग कर रहा था, तो लॉफुल एक्ट नहीं, किसी के ऊपर चढ़ा है। बोथ वर चार्ज्ड विद दी कंट्रीब्यूटिंग टू डेथ ऑफ द डिजीज बाय देयर नेग्लिजेंस एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, तो यहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ड्रंक में रेस गाड़ी लगा रहे थे, तो उस सिचुएशन में एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है ना। एक्सीडेंट वन, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, ये सब होना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन होना चाहिए। यहाँ पे पहला ड्रंक है, फिर आप रेस लगा रहे हो, तो कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो लायबिलिटी हो जाएगा। तो सेक्शन 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो सेक्शन 19 है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या बात करता है, सेक्शन 19 को देखिए, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नेसेसिटी बोलते हैं, नेसेसिटी का सेक्शन है ना। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा रहा है, एक्ट लाइकली, ये सेक्शन 81 था आपका आईपीसी में ना, तो एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। एक जो है आप यहाँ पे जानते हो, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप एक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको पता है उस एक्ट में क्या हो सकता है, इस तरीके से किसी पर्सन को हार्म हो सकता है, ठीक है ना, इंजरी हो सकता है, आपको पता है, नुकसान हो सकता है, किसी टाइप का लॉस हो सकता है, हार्म है, ठीक है ना, तो उस तरीके से हार्म होगा।
लेकिन वो आप क्या करते हैं, इंटेंशनली करते हैं। लेकिन इंटेंशनली क्यों करते हैं, किसी अदर हार्म को बचाने के लिए, तो सिचुएशन में लायबिलिटी नहीं होता है। इसमें देखिए सेक्शन क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज ऑफेंस, यहाँ पे सब इस तरीके से स्टार्ट हुआ ना, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा। मेयरली बाई रीजन ऑफ बिंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। आप नॉलेजली क्या कर रहे हो, कोई चीज़ जहाँ पे आपको पता है, बिंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, आपको पता है यहाँ पे हार्म होने वाला है, लेकिन आपको नॉलेज भी है, लेकिन तब भी लायबिलिटी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इफ़ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन वो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था आपका टू कॉज हार्म, किसी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है हार्म करने का, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, एंड इन गुड फेथ, आप ये गुड फेथ में कर रहे हो, किस वजह से, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग दूसरा हार्म को बचाने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं ना। आपको नॉलेज है यहाँ पे हार्म होगा, लेकिन आप क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, ठीक है ना, ये हार्म करने का कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप वो हार्म आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, आप नॉलेजली कर रहे हो, आपको नॉलेज है, लेकिन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको किसी अदर हार्म को बचाने के लिए। और अदर जो हार्म है ना, वो सिर्फ पर्सन बॉडी के हिसाब से नहीं हो, अदर पर्सन से हो सकता है या प्रॉपर्टी से, मतलब ये बॉडी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हो सकता है, सिर्फ पर्सन से नहीं है, प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए, कोई एक प्रॉपर्टी को हम हार्म कर सकते हैं, किसी दूसरा प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी दूसरे पर्सन को बचाने के लिए, किसी, ठीक है ना, और दूसरे पर्सन को हम नॉलेज, हमें पता है, नॉलेज है किस तरीके से हार्म हो सकता है एक पर्सन का, लेकिन दूसरा पर्सन को बचाने के लिए या ग्रुप पर्सन को बचाने के लिए ना। लेकिन इस सेक्शन में बताया नहीं ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए, इस तरीके से नहीं बताया, केस लॉ पढ़ेंगे अभी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए जनरली वही होता है, ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए ना छोटा सा हार्म हम कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन का लैंग्वेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस सेक्शन का लैंग्वेज क्या कर रहा है, ये ऑफेंस नहीं होगा अगर आप कोई हार्म आप नॉलेजली करते हो, लेकिन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन आप वो हार्म क्यों करते हो, क्योंकि आप किसी दूसरा हार्म को बचाने के लिए, और दूसरा हार्म जो होगा वो रिलेटेड टू पर्सन हो सकता है या रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो सकता है। सेक्शन में इतना ही बात कर रहे हैं, आगे हम लोग इलस्ट्रेशन लेंगे, समझ में आ जाएगा, केस लॉज भी लेंगे इसमें। एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है, मतलब फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे। क्वेश्चन ऑफ लॉ में क्या हो जाता है, कुछ लॉ देखा जाएगा, उसका पीछे क्या लॉ है, जुरिडिक्शन है या नहीं है, लॉ क्या कहता है उसके बारे में, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ है। लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सच केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड, जिस हार्म को प्रिवेंट करने के लिए या जिस हार्म को अवॉइड करने वाज सच ए नेचर as to so immediate as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। मतलब एक हार्म मैं कर रहा हूँ दूसरा हार्म को बचाने के लिए, तो दूसरा हार्म जो है प्रिवेंट जिसको किया जा रहा है या जिसको अवॉइड करने के लिए हम एक हार्म कर रहे हैं, दूसरा हार्म को बचाने के लिए, वो जस्टिफाइड या एक्सक्यूजेबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब फैक्ट को देखेंगे। एवरी केसेस में फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस फैक्ट को देखना पड़ेगा, उस केस में जो चीज़ बचाया गया है, जिसको हम क्या गए जानबूझ के दूसरे चीज़ को बचाने के लिए, तो वो ज़रूरी था या नहीं था उस केस के लिए, वो जस्टिफाइड था या नहीं था, वो केस टू केस वेरी करेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब हर केस में अपना फैक्ट का हिसाब से देखा जाएगा, भाई हाँ ये सही में जस्टिफेबल था या नहीं था, ठीक है। तो जनरली उसी से एक्सप्लेनेशन हमको समझ में आ रहा है, जो एक हार्म किया जा रहा है नॉलेजली विथ एनी क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेजली किया जा रहा है, लेकिन किसी दूसरा ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए, एक्चुअली वही कहना चाह रहा है। एक्सक्यूज मतलब ये जस्टिफाइड या मतलब एक हार्म कर रहे हैं हम दूसरा हार्म को बचाने के लिए, तो दूसरा हार्म जस्टिफाइड होना चाहिए ना, इस हार्म को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बड़ा हार्म हो रहा है, समझ रहा है। एक्सप्लेनेशन में वही बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मीन्स ये केस टू केस वेरी करेगा, ठीक है ना, केस को देखना पड़ेगा, उसको फैक्ट को देखना पड़ेगा, तो सिचुएशन में है या नहीं है डिसाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको देखिए, मैं रीड नहीं लगा रहा हूँ, आपको जस्ट समझा देता हूँ इस इलस्ट्रेशन में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक कैप्टन है, मान लो शिप का ना, ये एक कैप्टन है शिप का ना, वो इस डायरेक्शन में सपोज क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में अपना शिप चला रहा है, सामने एक शिप है सीधा डायरेक्शन में, वो अपना जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उस डायरेक्शन में अगर सीधा जाएगा ना, तो यहाँ पे एक शिप है जहाँ पे बहुत 40-50 लोग हैं, मान लो 40-50% हैं, और ये सामने सीधा जाएगा अपना शिप लेके जाएगा, तो एक्सीडेंट होना है, और 40 से 50 लोगों का, ठीक है ना, डेथ हो सकता है या अदर इंजरी हो सकता है। लेकिन इसका पास एक ऑप्शन था, ये जो शिप ना और ये सामने एक शिप है, लेकिन इस शिप का पास एक ऑप्शन था, ये सीधा ना जाके इधर भी राइट में एक टर्न ले सकता है, ठीक है ना। सपोज ऐसा सिचुएशन है, लेफ्ट में नहीं ले पाएगा राइट में ले पाएगा, ऐसा सिचुएशन है,
और लेकिन ये राइट में भी एक शिप है जहाँ पे 3-4 लोग हैं, 3 से 4 लोग हैं मान लो, छोटा सा है, ठीक। अब ये बंदा ए को देख रहा है, भाई इधर मैं सीधा जाऊंगा तो इसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा जहाँ पे 40 से 50 लोगों का डेथ हो सकता है, लेकिन मैं अगर राइट ले लूँ तो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होगा लेकिन 3-4 लोगों का डेथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसी रूट में ही जा रहा था, ठीक है ना, जनरली नॉर्मल इसका यही रूट था, लेकिन इसने देखा भाई सामने एक्सीडेंट इतना बड़ा हो जाएगा, उसने क्या कर दिया, इधर ले लिया और इधर 3-4 लोगों का इसमें लगा दिया है और इसका साथ एक्सीडेंट हुआ है, 3-4 लोगों का डेथ हो गया। अब यहाँ पे ए का लायबिलिटी होगा या नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन है। तो ये सेक्शन क्या कर देता है, ए को इम्यूनिटी देता है, लेकिन ये ए को पता था, ये नॉलेज था ना, ये एक्ट कर रहा था, ठीक है ना, इस तरीके से एक्ट था ना, सामने जाता तो इस तरीके से एक्ट हो जाता, लेकिन नॉलेज था, लेकिन उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। ये इतने लोगों को बचाने के लिए इसने क्या कर दिया, इसके साथ एक्सीडेंट कर दिया था, मतलब इस हार्म को बचाने के लिए ये हार्म कर दिया है इन्हें। और ये ग्रेटर हार्म देखिए, उसको बचाने के लिए ये हार्म जस्टिफिएबल है ना, एक्सक्यूजेबल है, तो ए का लायबिलिटी नहीं होगा। अगर ए गुड फेथ में इस हार्म को बचाने के लिए यहाँ पे हार्म कर देता तो ए का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। इस सेक्शन का अंदर ए को इम्यूनिटी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल जो लिया है ना, इलस्ट्रेशन, ये सब इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन ए हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लिग्रेशन फ्रॉम द स्प्रेडिंग हीट this with the intention in good faith for the saving the human life or property. Here if he found that harm to be prevented was of such a nature and so immediate as to excuse as act is not guilty of offense. कहीं भी एरिया में आग लगा है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे छोटा सा घर है, एक दुकान है और फिर इधर पूरा एरिया है, इनहेबिटेड एरिया, बहुत लोग हैं, और ए ने देखा भाई यहाँ पे आग लगाना, ये पूरा शहर ले लेगा, फैलेगा। लेकिन अगर इस घर को बीच में छोटा सा घर है, उसको अगर तोड़ देते हैं ना, इस हाउस को अगर तोड़ देते हैं तो इधर आग नहीं लगेगा, फैलेगा नहीं, कन्फ्लिग्रेशन नहीं होगा बहुत ज़्यादा एरिया। ये जाके इस घर को तोड़ देता है, हाउस को। तो अगर ए का इंटेंशन नहीं था पूरा एरिया को बचाने के लिए, इस तरीके से कर देते छोटा सा हार्म, क्योंकि ये पूरा ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए गुड फेथ में किया था, तो ए का कोई लायबिलिटी नहीं होगा ऐसा सिचुएशन अगर। तो ये इलस्ट्रेशन ये भी वही बात कर रहा है। इसके बाद देखिए दो इंपॉर्टेंट केस जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसको पूछा जाता है किस सेक्शन से रिलेटेड है, केस का नाम तो रट्टा होना चाहिए। इसमें क्या करा, दूसरा केस जो है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बोस्टन वॉलेट फुटटेक। हम इस केस को देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 81 जो आईपीसी का था, सॉरी, ठीक है ना, आईपीसी का सेक्शन 81 है, गैर सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 19 जो है ना बीएनएस का, रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ सडन एंड एक्सट्रीम इमरजेंसी, इसमें कह रहा है जहाँ पे सडन एंड एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाता है, वन ऑफ द टू इविल्स इज इनएविटेबल, दो इविल होना ही है, मतलब इन दोनों से तो दोनों से एक होना ही है, ऐसा सिचुएशन है। इट इज़ लॉफुल टू ऑप्ट, ये लॉफुल है, ऑप्ट कौन सा है, लेसर इविल, लेसर इविल को ले लो आप, मतलब कम जहाँ पे हार्म हो जाए उसको आप ऑप्शन में ले लो, ये लॉफुल है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है इन केस वेदर दे हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच नेचर, ना, जिसको प्रिवेंट या अवॉइड किया जा रहा है उस तरीके से नेचर ये है या नहीं है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो कह रहा है ऐसा अगर सडन एक्सट्रीम सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे दो तो गलत चीज़ होना है, उन दोनों गलत में जो छोटा सा गलत है ना, उसको क्या करने के लिए उसको कर देते हैं जानबूझ के, क्योंकि बड़ा वाला जो हार्म है उसको बचाने के लिए, तो वो जस्टिफिएबल है, इस सेक्शन के अंदर इम्यूनिटी मिल जाएगा, लायबिलिटी नहीं होगा। और ये वो एक्ट जो आपने किया है वो सही से बड़ा मतलब इविल को बचाने के लिए या है या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन जब हो रहा वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब वो उस केस का फैक्ट का साथ मिला के देखना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है जो आर वर्सेस डोडलैंड स्टीफेंसन, इस केस में मतलब 3 लोग होता है, शीप में बच्चे खा जाते हैं, आपने सुना होगा किसी ने, फैक्ट का बारे में मैं फैक्ट में नहीं जा रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली आ जाते हैं। इसमें क्या है, कोर्ट हेल्ड दैट टेकिंग अनदर्स लाइफ, दूसरे किसी का लाइफ लेना एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए ना, खुद का जान बचाने के लिए किसी दूसरे का जान ले लेना, अनदर्स लाइफ कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर सेक्शन 81, ना जो सेक्शन 90, तो वो जस्टिफाई नहीं है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है, खुद का जान बचाने के लिए दूसरे का जान लेना वो नेसेसिटी नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में मतलब 2 बंदा जो है ना, 3 है, एक बच्चा भी साथ था उनका और 2 बंदे थे, ठीक है ना, तो नाव में थे और नाव 10-12 दिन से मान लो पानी में, ठीक है ना, सी में था, कोई नहीं मिल रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो गया था, इनको लग रहा था भाई अब मर जाएंगे, तीनों मर जाएंगे और बहुत हालत ख़राब है और कोई रेस्क्यू करने नहीं आएगा, तो ये क्या कर देता था, 3 था, एक बच्चा था और 2 आदमी थे ना, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा भाई बच्चे को खा लेता हूँ, बच्चे को खाने से क्या हो जाएगा, हम 2 लोग बच जाएंगे और ये बच्चा मर जाएगा, ऐसा भी ये मरने वाला है,
ठीक है ना। तो हम अगर इसको खा लेते हैं तो हम दोनों का क्या हो जाएगा, हम दोनों बच जाएंगे। तो ये भी एक तरीके से हम अगर देखें, ये क्या है, बच्चा जो है छोटा सा हम हो रहा है, ये 2 लोग बच रहे हैं, ठीक है ना, ग्रेटर है, ठीक है ना, 2 लोग बच रहे हैं एक बच्चे को खा के, वैसे भी 3 लोग मर जाते हैं, इससे अच्छा बच्चे को खा लेते हैं, 2 लोग बच जाते हैं, ये बेटर था, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट ने बोला भाई ये जो है अपना जान बचाने के लिए किसी दूसरे को खाना इस सेक्शन का अंदर नहीं आता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है इस सेक्शन के अंदर। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर वर्सेस टुडला एंड स्टीफेंसन। अगला जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो सेक्शन 20 है, ठीक है ना, 20 और 20 एंड 21 है ना, ये दोनों क्या बताता है, ये दोनों जो बात करते हैं ना, ये दोनों इंसिडेंटी का चाइल्ड के बारे में बात करता है ना, जहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होता है। ये डॉली इनकैपेक्स बोलते हैं, डॉली इनकैपेक्स, ठीक है ना, DOLI, डॉली इनकैपेक्स, INCAPN, मतलब जो बंदा डॉली इनकैपेक्स ना, चाइल्ड अनेबल टू टेक ऑफेंस है ना, कमिट ऑफेंस, जो बंदा क्या है, चाइल्ड है, डॉली इनकैपेक्स है, जो कैपेबल नहीं है ऑफेंस कमिट करने के लिए, उसको बोलते हैं डॉली इनकैपेक्स है। तो जो जिसको इम्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाता है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। तो सेक्शन 20 में वही बात कर रहा है, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, अगर किसी बच्चे का ना 7 ईयर्स का एज है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड अंडर द 7 ईयर्स ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा अगर कोई चाइल्ड कोई भी एक्ट कर देता है ना, डन बाई ए चाइल्ड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स। 7 ईयर्स एज का है बच्चा अगर है, अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स, इसमें अंडर द एज मतलब अप टू 7 ईयर्स आ जाता है। एग्जैक्टली अगर कोई 7 ईयर्स है तो उसको सेक्शन 20 का बेनिफिट मिल जाता है। तो अगर कोई बच्चा 7 ईयर्स का है ना, तो उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं है, उसका इंटेंशन क्या है, उसको नॉलेज है या नहीं है, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, वो सब चेक ही नहीं करेंगे। अगर ये प्रूफ हो जाता है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, अगर ये प्रूफ हो जाता बच्चा का एज जो है 7 ईयर्स का अंदर है, तो उसका कोई भी लायबिलिटी नहीं होता है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाता है। उसको डॉली इनकैपेक्स बोलते हैं। बच्चा जो है, डॉली मतलब चाइल्ड है, इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ना, चाइल्ड ये कैपेबल ही नहीं है ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होता। अप टू 7 ईयर्स तक कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर उसका इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है, वो सब चेक नहीं करेंगे। ये प्रूफ हो गया 7 ईयर्स का नीचे है तो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाएगा, समझे, कंक्लूसिव प्रूफ है। तो सेक्शन 21 में जो बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग बात कर रहा है। सेक्शन जो 21 है ना, उसमें जो बात करता है वो इमेच्योरिटी का बारे में बात करता है। जो चाइल्ड ऐसा है जो 7 से लेके 12 का बीच में ना, कुछ चाइल्ड ऐसा होता है ना 7 और 12 का बीच में, कुछ चाइल्ड ऐसा हो सकता है जिनका मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, मतलब उसको समझ में आता है वो चीज़, जो भी एक्ट कर रहा है ना, उस एक्ट का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, समझ में आ रहा है सब कुछ। कुछ बच्चे होते हैं अप टू 12 ईयर्स तक इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता उसका, तो उसमें 2 कैटेगरीज में होता है। अगर कोई बच्चा है मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसका मैच्योरिटी है, तो उसका लायबिलिटी होगा 7 से लेके 12 का बीच में, अगर उसका मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर उस बच्चे का मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसका लायबिलिटी नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड इम्यूनिटी, है ना, ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी है। इसमें देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस, अगर ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन नथिंग इज व्हिच इज डन बाय चाइल्ड, कितना एज का है, अबव द एज ऑफ, अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। कितना एज होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 7 to 12 है ना, 7 to 12, 7 मिनिमम 7 से ऊपर होना चाहिए, अबव द एज ऑफ 7 ईयर्स। इसका मतलब अप टू 7 तक केस को मिल जाता है। ये सेक्शन 20 का 7 प्लस होना चाहिए, 7 ईयर्स प्लस एक दिन हो जाए मान लो। चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 ईयर्स एंड अंडर 12, और कितने हैं, 12 ईयर्स का अंदर है, वो हैज़ नॉट अटेन सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जिसका सफिशिएंट मैच्योरिटी, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature। क्या चीज़ वो मैच्योरिटी नहीं है, क्या जज नहीं कर पा रहे हैं, जज ऑफ द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन ना, उस ओकेजन में, मतलब जिस टाइम उसने एक्ट किया था उसका नेचर क्या है, उसका कंसिक्वेंस क्या है, वो चीज़ नहीं पता है। अगर वो नहीं पता है तो उसका लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर एज कितना है, 7 to 12 का बीच में कोई एक चाइल्ड है जिसने जो एक्ट किया है ना, उस एक्ट का नेचर क्या है, उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका बारे में नहीं पता, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है 7 से 12 का बीच में, 10-11 साल का बच्चा है, लेकिन उसको सब समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, उसका नेचर क्या है, ठीक है ना, अगर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है उसको समझ में आ रहा है, तो उसका लायबिलिटी हो जाएगा। तो
उसको समझ में आ रहा है या मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे ना, तो केस टू केस वेरी करेगा बच्चे के साथ ना। तो उसमें 3 चीज़ चेक करते हैं ना। और पहला चीज़ नेचर ऑफ द एक्ट डन ना, तो बच्चे को मतलब बच्चे ने जो एक्ट किया ना वो किस नेचर का एक्ट है वो देखा जाता है। उसके बाद डिमोनर बोलते हैं उसको, एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑफेंडर इन कोर्ट ना, उसका आउटवेयर बिहेवियर कैसा था, अपीयरेंस किस तरीके से कोर्ट का था। सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ ऑफेंडर मतलब ऑफेंस कमिट करने जो एक्ट है ना उसको कमिट करने के बाद उसका कंडक्ट क्या था। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है ना, उससे फॉर एग्जाम्पल किसी को मारा है, ठीक है ना, मर्डर कर लिया है, मार दिया। मारने के बाद उसने क्या किया, जिस सपोज नाइफ से मारा, मार दिया, इसके बाद उसने नाइफ धूल के कहीं पर रख दिया और वहाँ से भाग गया। तो उसका मतलब मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको पता है भाई इसका नेचर, कंसिक्वेंस पता है, इससे मारने से इसे मर जाते हैं, ऐसा जगह से मार दिया। फिर दोबारा उसको पता है भाई इसका वजह से पनिशमेंट होता है, इस वजह से उसने चाकू को धूल दिया, फिर दोबारा वो भाग गए वहाँ से, इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है। लेकिन एक बच्चा फिर दोबारा, तो उसका क्या मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो उसका लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन दूसरा एक बच्चा पकड़ लो आप, चाकू से मार देता है, खेलता है, उसको लगता है खेल के मार देता है, किसी को लग जाता है, मर जाते हैं, फिर खेलता है वहाँ पर ब्लड से खेलते रहता है, मज़ा आ रहा है, हंसने हंसने लगता है, ठीक है ना। इस तरीके से सिचुएशन जिस बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से सिचुएशन से हमें, तो सिचुएशन से पता करेंगे ना, वो बच्चा को शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो सिचुएशन से हमें पता करना पड़ेगा बच्चे को मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो जिस टाइम उस कंडक्ट किया था ना, उस कंडक्ट करते वक्त उसका क्या बिहेवियर था, उस टाइम वो क्या कर रहा था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट करने के बाद उसने क्या किया है, किस तरीके से क्या करने का क्या तरीका था, वो सब चीज़ चेक करेंगे उसको मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। लेकिन तो ये समझ में आ गया। तो सेक्शन 20 जो है डॉली इनकेपेक्स का बारे में बात करता है, जहाँ पे 7 ईयर्स का नीचे है तो उसका इंटेंशन कुछ भी चेक नहीं करेंगे, उसका लायबिलिटी है ही नहीं, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। लेकिन 7 से लेकर 12 तक है तो क्वालिफाइड इम्यूनिटी है। क्वालिफाइड क्यों बताया जा रहा है, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है, और मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है। अब मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ का है, नेचर जो एक्ट किया गया है ना उसका नेचर, उसका कॉन्सिक्वेंस अगर उसको समझ में आ रहा है या नहीं है कंडक्ट, तो उसको कैसे में, तो वो चीज़ चेक करेंगे। समझ में आ गया। 20 और 21 में इतना ही बात कर रहे हैं। अब 22 जो है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अनसाउंड पर्सन के बारे में बात करता है। अगर कोई पर्सन अनसाउंड है ना तो उसका भी लायबिलिटी नहीं होता है ना, ठीक है, कैपेबल नहीं है बंदा ना, अनसाउंड है मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है उसका, इसलिए लायबिलिटी नहीं होता है क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अनसाउंड कब मानेंगे, तो कब लायबिलिटी नहीं होगा, देखिए सेक्शन क्या बता रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है विच इज डन बाय ए पर्सन, किसी पर्सन ने किया है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। इसमें क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। पहला चीज़ क्या कर रहा है, एट द टाइम, जिस टाइम वो एक्ट कर रहा था ना, एट द टाइम बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। अनसाउंडनेस माइंड का वजह से वो बंदा इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको क्या पता नहीं चल रहा है, नेचर ऑफ द एक्ट, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, उसको नेचर ऑफ द एक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और क्या हो सकता है, और क्या कर रहा है, और दैट ही इज डूइंग इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, उसने जो एक्ट किया वो गलत है या लॉ के अगेंस्ट में, ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या उसका नेचर क्या है इसका, ठीक है ना, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, एक्ट का नेचर क्या है उसको पता नहीं चल रहा है, या उसको पता नहीं है उसका रॉन्ग है, लॉ के अगेंस्ट में कुछ भी पता नहीं है। किस वजह से नहीं पता चल रहा है कि वो बंदा अनसाउंड है, और कब नहीं पता चल रहा है, जिस टाइम वो एक्ट कर रहा था, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट देखना पड़ेगा, उसको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। इससे पहले क्या था उसका सिचुएशन, उस बंदे का साउंड माइंड था या नहीं था, या एक्ट करने के बाद वो साउंड या अनसाउंड है, उससे मतलब नहीं है। मेन जो मतलब है वो एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग द वर्क वो साउंड था या अनसाउंड था, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ द एक्ट उसको समझ में आ रहा है, नेचर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। या एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ना, एक्ट का जो रॉन्ग है या लॉ के अगेंस्ट में, वो चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट वो देखेंगे। अगर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, ठीक है ना, पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट और व्हाट इज डूइंग इधर रॉन्ग या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ठीक है ना, और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो बंदे को इम्यूनिटी मिल जाएगा, इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा, वो उसका एक्ट जो है कोई ऑफेंस नहीं होगा। समझ रहे, नथिंग इज एन ऑफेंस लिया गया है। देखिए तो इसमें केस लॉज में आएंगे, एक मैग्नॉटन केस है, इसी केस से ही एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है ना। तो ये तो केस को अभी हम लोग देखेंगे, इसमें 3-4 पॉइंट हैं जिसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे 2 टाइप का देखिए, इंसेनिटी जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या इंसेनिटी जो वर्ड, इसको इंसेनिटी भी बोलते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंसेनिटी सिनोनिम्स है, ठीक है ना। तो एक बोलते हैं लीगल इंसेनिटी है और दूसरा मेडिकल इंसेनिटी है,
ठीक है ना। लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी दो चीज़ का बारे में बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में क्या डिफरेंस है ना। मेडिकल इंसैनिटी क्या होता है, ठीक है ना, क्या मेडिकल इंसैनिटी होती है, क्या मेडिकल एक ट्रीटमेंट चाहिए बंदे को ना, जहाँ पे वो बंदा का क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है किस रीज़न का वजह से, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वीकनेस ऑफ माइंड हो सकता है। लेकिन जब भी लीगल इंसैनिटी के बारे में बात करेंगे ना, तो वो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ हम लोग देखेंगे, इम्प्लाइज क्या कर रहा है, वो बंदा लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए बंदा का ना, उसको लीगल इंसैनिटी बनेंगे। और दूसरा चीज़ मेडिकल इंसैनिटी में ना, उसका प्रीवियस एक्ट, सब्सिक्वेंट एक्ट, बीच में क्या था, वो सब चीज़ चेक करेंगे। लेकिन लीगल इंसैनिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बंदा एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट उसका मेंटल कंडीशन क्या है, वो चीज़ चेक करेंगे। बिफोर डूइंग द एक्ट उसका मेंटल कंडीशन क्या है, उससे मतलब नहीं है। आफ्टर डूइंग द एक्ट उसका मेंटल कंडीशन बाद में ख़राब हो गया, उससे मतलब नहीं है। एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑन द उसका मेंटल कंडीशन क्या है, उसका मेंटल कंडीशन ऐसा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसने जो एक्ट क्या है, नेचर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ कर रहा है रॉन्ग या कंट्री है, ठीक है ना, वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, लीगल इंसैनिटी माना जाएगा। तो लीगल इंसैनिटी बड़ा नैरो सेंस में, मेडिकल इंसैनिटी बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेडिकल इंसैनिटी में ऐसा भी हो सकता है बंदा इंसान है लेकिन उसको समझ में आ जाता है, ठीक है ना, एक्ट क्या कर रहा है, नेचर समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है ना डिफरेंट टाइप ऑफ पागल हो सकता है। तो सेक्शन जो बात कर रहा है लीगल इंसैनिटी के बारे में बात कर रहा है, मेडिकल इंसैनिटी के बारे में नहीं है। लीगल इंसैनिटी में दो चीज़ चेक करेंगे, एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग द एक्ट उसका मेंटल कंडीशन क्या था, और एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग एक्ट मेंटल कंडीशन ऐसा था जिसका डिसीजन नहीं ले पा रहा, मतलब नेचर समझ में नहीं आ रहा, रॉन्ग है, कॉन्ट्ररी टू लॉ समझ में नहीं आ रहा, तभी इम्यूनिटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी बड़ा डिफरेंस क्या है, मैं इसमें आ जाता है क्वेश्चन, वो देखना है आपको, ठीक है ना। अब इम्पॉर्टेंट केस है, इस केस को भी पूछ लेते हैं, कभी कभी इस केस को भी पूछा जाता है ना, ये केस किससे रिलेटेड है, या आपका मेंस में भी काम आ जाएगा। इस केस में क्या बताया था, मैग्नाथन केस है, जिस केस से ही ये कॉन्सेप्ट आया है। इसमें कह रहा है फॉलोइंग, ठीक है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, द फॉलोइंग मेन प्रिंसिपल आर इनंसिएटेड बाय द दोज वर्ड्स ना, तो तीन प्रिंसिपल बताया यहाँ पे। एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेम, जनरली कोर्ट क्या करेगा, प्रिजम्पशन ये करेगा बंदा सेम है, मतलब साउंड है, सेम है, एंड टू बी पॉजेस सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम, ठीक है ना। और बंदा जनरली कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा, एवरी पर्सन, सब पर्सन को बंदा सही नहीं मानेगा, मतलब साउंड माइंड मानेगा, अनसाउंड नहीं मानेगा। एंड टू बी पॉजेस सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम, वो अपने क्राइम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अपने उसको समझ में आ रहा है वो चीज़ क्या कर रहा है, जनरली ये कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा। अनटिल कॉन्ट्ररी टू प्रूव इस्टेब्लिश, जब तक वो कॉन्ट्ररी इस्टेब्लिश ना करे, इसका मतलब जो बंदा बोल रहा है ना उसको भी ये प्रूफ करना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं है, मेरा मेंटल मैं सेन नहीं हूँ, अनसेन हूँ, इंसेन हूँ, या जो भी चीज़ है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। जनरली कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा सेन है, उसको सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा। दूसरा क्या करा, टू इस्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसेनिटी, मतलब इस सेक्शन का अगर डिफेंस लेना है इंसेनिटी का या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का अगर डिफेंस लेना है, क्या चीज़, मस्ट बी क्लियरली प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, जिस टाइम ऑफ क्राइम किया जा रहा है, द पर्सन वॉज इंसेन, उस टाइम ही पर्सन इंसेन था, एज नॉट टू नो द नेचर, उसको नेचर न समझ में आना, एंड द क्वालिटी ऑफ द एक्ट दैट वाज डूइंग, और वो एक्ट जो कर रहा है उसका क्वालिटी, उसका नेचर उसको समझ में, और ही डिड नॉट नो दैट ही वाज डूइंग रॉन्ग, या उसको पता ही नहीं चल रहा वो रॉन्ग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए अगर डिफेंस का, इंसेनिटी का डिफेंस लेना है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो भी है उसका डिफेंस लेना है, तो क्या चीज़ प्रूव करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट वो बंदा इंसेन था, और वो इंसेनिटी का वजह से बंदा, वो नेचर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्वालिटी ऑफ द एक्ट समझ में नहीं आ रहा है, और या तो बंदा जो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है, उसको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ इंसेनिटी एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग द एक्ट देखा जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या बात कर रहा है, टू टेस्ट द रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट इन द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, नॉट इन द एब्स्ट्रैक्ट और इन जनरल बट इन रिगार्ड टू द पार्टिकुलर एक्ट। जनरली उसका जो है ना रॉन्ग, राइट या रॉन्ग का बीच में किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाता है या नहीं कर पाता, वो जनरल नहीं देखा जाएगा, जनरली उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो चीज़ नहीं देखा जाएगा, वो पार्टिकुलर एक्ट ना, जो पार्टिकुलर एक्ट किया गया है ना, तो उसको देखा जाएगा। इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वो मिस, ठीक है ना, वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब उस केस में उस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, उस सिचुएशन में उसका मेंटल कंडीशन था क्या था, जिस सिचुएशन में वो एक्ट कर रहा था, तो पार्टिकुलर एक्ट के रिगार्ड में देखा जाएगा।
जनरली उसका व्यू नहीं देखा जाएगा, उसका मेंटल कंडीशन, उसको राइट एंड रॉन्ग के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं है। पार्टिकुलर जो एक्ट किया जा रहा था उस सिचुएशन में उसका राइट रॉन्ग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पार्टिकुलर एक्ट के ऊपर देखना पड़ेगा। तो ये 3 प्रिंसिपल है, ये सेक्शन केस को भी देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो 2 सेक्शन बात करता है, सेक्शन 23 एंड 24 जो बात करता है ना, ये बात करता है इंटॉक्सिकेशन के बारे में, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन है, अगर देखिए 2 टाइप का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, एक वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, एक इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। जो सेक्शन 23 है वो इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 24 थोड़ा वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन अगर होता है तो इस तरीके से एग्जामिनेशन है वो भी बात कर लेता है, ठीक है ना। उसको ये केस लॉस का साथ देखेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। सेक्शन 23 को देखिए पहले, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ द जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। इंटॉक्सिकेशन जो है ना वो अगेंस्ट, इंटॉक्सिकेशन कुछ भी हो सकता है ना, दारू वारू पिला दिया, कुछ भी ड्रग्स दे दिया, कुछ भी दे दिया ना, कुछ भी हो सकता है। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन, ठीक है ना। इसमें क्या है, नथिंग इज एन ऑफेंस, यहाँ पे सब वही है, ऑफेंस नहीं होगा कब, व्हिच इज डन, अगर कोई एक्ट इस तरीके से डन बाय ए पर्सन, अगर कोई पर्सन इस तरीके से एक्ट कर देता है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस टाइम वो एक्ट कर रहा था ना, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन का वजह से। यहाँ पे देखिए आंसर नहीं, इंटॉक्सिकेशन है। इंटॉक्सिकेशन में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अल्कोहल ले लिया, कुछ भी ड्रिंक्स ले लिया, ड्रग्स ले लिया, कुछ भी इस तरीके से सिचुएशन, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर। इंटॉक्सिकेशन का वजह से क्या हो रहा है, वो बंदा इनकेपेबल है, समझ में नहीं आ रहा है, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, एक्ट का नेचर, जो भी एक्ट कर रहा है ना उसका नेचर क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग, वो या तो वो जो एक्ट कर रहा है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ के अगेंस्ट में, ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। किस वजह से, इंटॉक्सिकेशन का वजह से। अगर बंदे को इस चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। कब लायबिलिटी नहीं होगा, वो ऑफेंस ही नहीं होगा, उसका एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं होगा, उसको अगर नेचर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, या जो कर रहा है वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इंटॉक्सिकेशन का वजह से, तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग इंटॉक्सिकेटेड हिम इज टू एडमिनिस्टर टू हिम विदाउट हिज नॉलेज या अगेंस्ट हिज विल। मतलब इसमें कह रहा है जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है ना वो उसका नॉलेज का बिना, फॉर एग्जाम्पल विदाउट हिज नॉलेज, मतलब उसको पता ही नहीं चला। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में ड्रग्स डाल दिया, कुछ भी डाल दिया है, बंदा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, उसको पता ही नहीं चला था, किसी ने डाल दिया, उसने पी लिया, उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है, या अगेंस्ट हिज विल, या उसका विल क्या, जबरदस्ती पिला दिया, उसको जबरदस्ती पिला दिया, कुछ भी इस तरीके से कर दिया, इंटॉक्सिकेट कर दिया, जबरदस्ती इंजेक्शन मार दिया, जबरदस्ती कुछ पिला दिया, ठीक है ना, इंटॉक्सिकेट कर दिया। तो इसका मतलब ये वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन नहीं है, इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन होना ज़रूरी है अगर इम्यूनिटी मिलना है। इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, और इंटॉक्सिकेशन ऐसा नहीं है इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंटरीली हो गया इसके बाद उसको समझ में आ रहा है वो फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा नहीं है। इनवॉलेंटरीली पहला चीज़ इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, और इंटॉक्सिकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उसको समझ में ही नहीं आ रहा है भाई नेचर क्या है एक्ट, ठीक है, या उसको समझ में नहीं आ रहा वो जो कर रहा है रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, तब भी ये सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, उसका लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है ना। अदरवाइज मान लो इनवॉलेंटरीली है, किसी ने ज़बरदस्ती पिला दिया, इसके बाद आपको समझ में आ रहा है लेकिन आपको लॉ पता है भाई फ़ायदा उठा लेता हूँ, नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनवॉलेंटरी तो होना ज़रूरी है, इसका बाद आपका पास सेकंड कंडीशन क्या है, आपको नेचर समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। एट द टाइम जिस टाइम आप एक्ट कर रहे हो उस टाइम आपको नेचर समझ में नहीं आना चाहिए, जिस टाइम आप एक्ट कर रहे हो वो रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है, वो चीज़ समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तब भी ये सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। 23 वही बात कर रहा है। 24 को देखिए, ये भी इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड लेकिन थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ बात कर रहा है, ऐड कर रहा है, ऑफेंस रिक्वायरिंग पार्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज। ऐसा ऑफेंस है जो पार्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको थेफ्ट करना है तो आपका डिजनर्स इंटेंशन होना चाहिए ना किसी का प्रॉपर्टी को उठाने का, तो पार्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज चाहिए, कमिटेड बाई वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, और वो बंदा कर देता है जो इंटॉक्सिकेटेड है। तो इसमें अगर इन केसेस वेयर एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस, अगर वो एक्ट ऑफेंस नहीं होता अनलेस डन विद पार्टिकुलर नॉलेज या पार्टिकुलर इंटेंशन एक्ट करना पड़ता है तभी वो ऑफेंस होता है। ए पर्सन हु डज द एक्ट, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कौन सा सिचुएशन में करता है, जहाँ पे वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन सिचुएशन में, शैल बी लायबल टू बी डील विद एज हैड द सेम नॉलेज। तो अगर बंदा इंटॉक्सिकेटेड है ना तब भी कोर्ट क्या मानेगा, उसके पास सेम नॉलेज है एज यू वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं भी होता ना तब भी उसके पास ये नॉलेज है।
अनलेस द थिंग व्हिच वाज इंटॉक्सिकेटेड, तो ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहा है। अनलेस वाला बाद में देख रहा हूँ। अनलेस द थिंग व्हिच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज या अगेंस्ट हिम, अगर वो इनवॉलंटरीली है तो उसका बारे में बात नहीं कर रहा है, तो वो तो उसमें तो इम्यूनिटी मिलना ऊपर का सेक्शन में बता दिया। लेकिन इसमें कह रहा है अगर कोई वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन है तो उस सिचुएशन में अगर वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन है, बंदे ने जानबूझ के, इसका बाद अगर बंदे ने कुछ भी एक्ट कर देता है ना, पार्टिकुलर जिस एक्ट करने के लिए पार्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन चाहिए, बंदा एक्ट कर देता है, तो तब भी कोर्ट मानेगा भाई उसका इंटेंशन नॉलेज है, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा उस बंदे का नॉलेज है। कोर्ट ये प्रिजम्पशन, अगर वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन है, इसका बाद आपको समझ में नहीं आ रहा, आप एक्ट भी कर रहे हो, तब भी कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेगा भाई आपको नॉलेज है। तो ये सेक्शन केस लॉ को समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वसुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो, इस केस में क्या बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन सो फार एज द नॉलेज इज कंसर्न, जब भी ये सेक्शन के बारे में बात करें, नॉलेज के बारे में जब भी बात करेंगे, वी मस्ट एट्रीब्यूट टू द इंटॉक्सिकेटेड मैन हैज द सेम नॉलेज एज इफ हैड क्वाइट सोबर, तो इंटॉक्सिकेटेड मैन का उतना ही नॉलेज है जैसा एक नॉर्मल, क्वाइट सोबर मतलब एक नॉर्मल पर्सन जैसा है, वैसा ही नॉलेज है, कोर्ट ये प्रिजम्पशन कर लेगा। बट सो फार एज द इंटेंट, लेकिन इंटेंशन के बारे में जब बात आएगा, इस कंसर्न इट मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द जनरल सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे, सिचुएशन को देखेंगे। अब देखिए पेइंग ड्यू रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन, क्या चीज़ में ध्यान देंगे, इंटॉक्सिकेशन कितना था ना, उस चीज़ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो जब भी पार्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन चाहिए ऐसा ऑफेंस कमिट किया जाए, तो कोर्ट क्या करेंगे, नॉलेज के बारे में जब भी बात करेंगे, कोर्ट ये प्रिजम्पशन करेगा बंदा तो नॉलेज है, बंदे को एक नॉर्मल पर्सन जैसा ही नॉलेज है। लेकिन इंटेंशन के बारे में जब भी बात करेंगे, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या सर्कमस्टेंसेस को देखेगा ये, ठीक है ना। लेकिन अगर इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो बंदा को तो इम्यूनिटी मिलना ही, ये सेक्शन डायरेक्टली बात कर रहा है, ठीक। इसका बाद जो है अगला सेक्शन हम लोग बढ़ते हैं आगे, 25, 26 एंड 27 जो 3 सेक्शन बात करेंगे, ठीक है ना। जो कॉन्सेंट का बारे में बात करता है, जो क्या चीज़ के बारे में बात करता है, कॉन्सेंट के बारे में बात करता है ना। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी आप अपने, ठीक है ना, मैगजीन पढ़ा होगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया जो है लॉ ऑफ टॉर्ट में पड़ेगा ना। अगर जहाँ पे आपका कॉन्सेंट होता है तो वहाँ पे लायबिलिटी होना, या जहाँ पे वॉलंटरीली एक्ट है ना, क्योंकि आप एक्ट जो कर रहे हो वॉलंटरीली कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में दूसरा पर्सन का कोई लायबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो एक्ट है वो वॉलंटरीली है। तो उस सिचुएशन में तो वो सेक्शन जो 87, 88 और 89 आईपीसी का अंदर था, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, टू ए विलिंग पर्सन इंजूरी इज नॉट डन। अगर कोई विलिंग पर्सन है तो माना जाएगा भाई उसने इंजूरी किया ही नहीं, मतलब आपका कॉन्सेंट है तो बंदा लायबल नहीं है। अगर आप कॉन्सेंट देते हो, मैं एक्ट कर देता हूँ, तो मेरा कोई लायबिलिटी नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कुछ कंडीशंस है, कौन सा सिचुएशन में कोई भी बंदा नहीं है, उसका एज देखा जाएगा, क्या चीज़ के लिए कॉन्सेंट दिया जा रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो सेक्शन 25 जो है जनरल चीज़ बात करता है ना, जनरल वही चीज़ बात कर रहा है, जनरली बात कर रहा है। तो सेक्शन 25 में क्या करें, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू लाइकली टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हार्ट डन बाई कॉन्सेंट, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कॉन्सेंट से करेंगे लाइबिलिटी नहीं होगा, लेकिन दो चीज़ का कॉन्सेंट नहीं दिया जा सकता, डेथ का और ग्रीवियस हार्ट का, उसका ये बारे में बात करते हैं मार्जिनल नोट में। आगे बढ़ते हैं, नथिंग व्हिच इज डन, नथिंग व्हिच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, जहाँ पे इंटेंशन क्या नहीं है, डेथ करने का नहीं है और ग्रीवियस हार्ट करने का नहीं है। एंड व्हिच इज नॉट नोन, या तो यहाँ पे पता ही नहीं, आइदर इंटेंशन या नॉलेज, दोनों का बारे में बात करें, नॉट नोन बाय द डूअर टू लाइकली कॉज डेथ, जहाँ पे डेथ होने का चांसेस है या ग्रीवियस हार्ट होने का चांसेस है। तो ये एक्सेप्शन है, कॉन्सेंट का डेथ मतलब डेथ का कॉन्सेंट नहीं दे सकते, ग्रीवियस हार्ट का कॉन्सेंट नहीं दे सकते, ये दो एक्सेप्शन है। जहाँ पे आपको नॉलेज है या इंटेंशन है भाई डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हार्ट हो जाएगा, तो उसका कॉन्सेंट नहीं दे रहा, तो वहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगा, इम्यूनिटी में नहीं मिलेगा, इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्शन है। उसका अलावा बाकी किसी चीज़ का भी कॉन्सेंट दे सकते हैं, डेथ का और ग्रीवियस हार्ट का नहीं दे सकते। इसका अलावा बाकी किसी चीज़ का अगर कॉन्सेंट दे देता है तो लायबिलिटी नहीं होगा दूसरा पर्सन का, ठीक है। तो इसमें अगर विच इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ हार्म तो डूअर लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हार्ट। आगे देखिए नथिंग, यहाँ से हम लोग देखते हैं इज एन ऑफेंस है ना बीच में, तो ये क्या है, ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्शन अगर डाल देते हैं उसको आप ब्रैकेट में डाल के, ठीक है ना, इस तरीके से ब्रैकेट में डाल दो, इजी हो जाएगा। फिर दोबारा वहाँ से पढ़ लो, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ हार्म व्हिच इट में कॉज और इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, जो कॉज हो सकता है या इंटेंशनली किया जा रहा है, टू एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। किस पर्सन को हार्म किया जा रहा है, जिसका एज क्या है, अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है, हु हैज़ गिवन कंसेंट, और जिसका एज 18 ईयर्स है उस पर्सन ने ही कंसेंट दिया है, और उस पर्सन के अगेंस्ट में कुछ एक्ट कर देते हैं ना, इंटेंडेड बाय डूअर टू कॉज और टू पर्सन, वेदर और ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड ना, डायरेक्टली मुझसे बोला है या
ओरली बोला भी नहीं है लेकिन काम से पता चल रहा है, टू सफ़र एनी हार्म। अब वो बंदा जो कंसेंट दे रहा है वो हम सफ़र करने के लिए रेडी है, वो कंसेंट दे रहा है, ठीक है ना। और लेकिन उस बंदे का एज कितना होना चाहिए, 18+ होना चाहिए। और बाई रीज़न ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे नोन बाई द डोरर, या एक रीज़न ऐसा जहाँ पे उसको नॉलेज है, इधर नॉलेज है भाई जहाँ पे उसका लाइकली टू कॉज हार्म हो सकता है, कॉज एनी सच पर्सन हु इज कंसेंटेड टू द रिस्क ऑफ द हार्म, ठीक है ना। या जो बंदा कंसेंट दे रहा है उसको रिस्क है, उसको पता है रिस्क है, इस तरीके से चीज़ें हो सकता है, उसको नॉलेज है। तो बंदा इसमें क्या कर रहा है, अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है, अगर कोई बंदा है वो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है, वो अगर कॉन्सेंट दे देता है किसी भी हार्म का, ठीक है ना, किसी एक पर्सन को दे देता है, फॉर एग्जांपल ए दे देता है बी को, भाई तो कॉन्सेंट दे देता है बी मुझे मार, लेकिन क्या चीज़ का नहीं दे सकता, डेथ का नहीं दे सकता है या ग्रीवियस आर्ट का नहीं दे सकता है। सपोज ये बोलते हैं भाई जब थप्पड़ मार दे तो मार सकता है, अगर ये 18 अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है और बी को ये कॉन्सेंट देता है, बी इसको मार देता है, तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, बी का कोई लाइबिलिटी नहीं हो। तो 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए ये बंदा जो कंसेंट दे रहा है, और ये कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकता है। और उसका कंसेंट का बेसिस में अगर ये बी बंदा कुछ भी एक्ट कर देता है अदर देन द डेथ एंड ग्रीवियस हार्ट, तो बी का कोई लाइबिलिटी नहीं होगा। इस सेक्शन का अंदर बेनिफिट, इस सेक्शन का अंदर इम्यूनिटी मिल जाएगा, ये सेक्शन बी को बेनिफिट दे रहा है। इसमें वही कह रहा है, इसमें एक इलस्ट्रेशन लिया है देखिए, एंड जेड एग्री टू फैंस विथ ईच अदर है, ठीक है ना, फॉर अम्यूजमेंट। ए और बी दोनों जेड एग्री हो गए, ठीक है ना, एक अम्यूजमेंट मतलब लड़ाई बॉक्सिंग के लिए मान लो, दोनों अम्यूजमेंट के लिए। और दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ सफरर एनी हार्म, और यहाँ पे दोनों कंसेंट, कुछ भी हार्म हो सकता है इन द कोर्स ऑफ फेंसिंग का, बीच में जब भी हम लोग खेलेंगे जो भी करेंगे अम्यूजमेंट करेंगे उसमें कुछ भी हार्म हो सकता है, मैं भी कॉज विदाउट फाउल प्ले। लेकिन यहाँ पे कैसा होना चाहिए, फाउल प्ले नहीं होना चाहिए, विदाउट फाउल प्ले अगर कुछ भी हार्म हो जाए तो लायबिलिटी नहीं होगा। इफ ए व्हाइल द प्लेइंग फेयरली, जब भी फेयरली खेल रहे थे दोनों, किसको हार्ट कर दिया, जेड को हार्ट कर लिया, ए कमिट्स नो ऑफेंस, तो ए का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन डेथ का या ग्रीवियस हार्ट का कंसेंट नहीं दे सकते, ये चीज़ याद रखना है। अगला जो सेक्शन है 26 है उसको देखते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, डेथ करने का इंटेंशन नहीं है, डन बाई कंसेंट से किया जा रहा है इन गुड फेथ, और गुड फेथ में है और किसी पर्सन का बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। इस सेक्शन को देखिए, सेक्शन 26 को, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, जहाँ पे इंटेंशन क्या है, डेथ करने का नहीं है, अदर देन इज एन ऑफेंस, तो ये एक्सेप्शन है, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड। तो इसमें कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस, आगे यहाँ पर पढ़ लीजिए, एक्सेप्शन डेथ है उसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आ जाओ फिर, नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, रीजन क्या है, कोई भी हार्म किया जा रहा है, इट मे कॉज और टू बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज, इधर ये कॉज किया जा रहा है या डूअर जो बंदा कर रहा है ना वो इंटेंशनली कर रहा है इस तरीके से एक्ट, बाय द डूअर टू बी कॉज और नोन, या तो बाय द डूअर, या जो बंदा एक्ट कर रहा है ना तो उसको पता है, नोन बाय द डूअर, इधर इंटेंशनली वो बंदा कर रहा है या इसको नॉलेज है, क्या हो सकता है, लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन, जो पर्सन कंसेंट दे रहा है ना, एनी पर्सन हु हैज बेनिफिट इन दैट, लेकिन उस पर्सन का बेनिफिट के लिए किया जा रहा है एक्ट, गुड फेथ में किया जा रहा है, एंड हु हैज गिवन कंसेंट, जो बंदा, जिस बंदा ने एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट दिया ना, उस बंदे का बेनिफिट के लिए कुछ ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ पे उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसको डेथ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको पता है भाई क्या हो सकता है, इंटेंडेड, या उसको नॉलेज है, नॉन बाय द डूअर लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन, ना उसको कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से पता है, इस तरह सिचुएशन है, लेकिन गुड फेथ में करता है, उसको कुछ हार्म करने के लिए नहीं करता है, गुड फेथ में एक्ट करता है, उस पर्सन का कंसेंट में करता है, उस पर्सन का बेनिफिट के लिए किया जाता है। तो उस सिचुएशन में जो बंदा कर रहा है ना, कंसेंट से जो बंदा एक्ट कर रहा है, तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल जो दिया है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर को आप कंसेंट दे देते हो, ठीक है ना, ए सर्जन, देखिए ए सर्जन नोइंग इट टू बी ए पार्टिकुलर ऑपरेशन, सर्जन को पता है ऑपरेशन सर्जन ही करते हैं, ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज दिस डेथ सेट, उसको पता है ना ऐसा एक ऑपरेशन है जिसमें ये हो सकता है जेड का डेथ हो जाए, ठीक है, और जेड तो कंसेंट दे रहा है, वो सफ़र अंडर द पेनफुल कंप्लेन, जिसको बहुत ही पेनफुल एक कंप्लेन है, बट नॉट इंटेंड टू कॉज जेड्स डेथ, लेकिन जेड का डेथ करने का कोई इंटेंशन नहीं है, एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, और ये गुड फेथ में क्या किया जा रहा है, किसका, जेड का बेनिफिट के लिए, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन जेड, जेड का ऑपरेशन किया जा रहा है विद जेड कॉन्सेंट, जेड का कॉन्सेंट है, हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है ना। तो ए का कोई लायबिलिटी, तो एक डॉक्टर है जिसको सर्जन है, आपका फॉर एग्जांपल कुछ बीमार ऐसा हो गया जहाँ पे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं कर रहे हुए तो क्योर नहीं होगा,
तो आप कंसेंट दे देते हो, ठीक है, आप कंसेंट दे देते हो और कंसेंट देने के बाद डॉक्टर जो है एक्ट कर देता है, सर्जन जो है वो एक्ट कर देता है, ऑपरेशन कर देता है। सर्जन को पता था इस ऑपरेशन का वजह से आपका डेथ भी हो सकता है, लेकिन वो डेथ करने के लिए नहीं करता है, वो आप गुड फेथ के लिए, आपका बेनिफिट के लिए ऑपरेशन कर देता है। सपोज ये पेन ठीक हो जाए, आपका बीमार जो है वो ठीक हो जाए, जिसका वजह से आपका कंसेंट से ही आपका ही बेनिफिट के लिए गुड फेथ में एक्ट कर देता है। इसका बाद भी अगर डेथ हो जाता है ना, डॉक्टर को पता था हो सकता है शायद डेथ हो जाए, लेकिन डॉक्टर को मारना नहीं था आपको, ठीक है ना, वो आपको बेनिफिट के लिए किया जा रहा था। लेकिन अगर बाई चांस जाकर डेथ भी हो जाता है तो उस डॉक्टर का लायबिलिटी नहीं होगा। इस सेक्शन का अंदर उनको इम्यूनिटी मिल रहा है, ठीक है। अगला जो सेक्शन है वही सेम ही सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कोई चाइल्ड है, ठीक है ना, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो वो कंसेंट नहीं दे सकता ना, तो उसका बिहाफ में कंसेंट कौन देगा, उसका गार्जियन कंसेंट दे सकता है। बाकी सेक्शन वही सेम है। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, अगर कोई चीज़ गुड फेथ में किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। और यहाँ पे जो चाइल्ड है ना, जनरली चाइल्ड हमने अभी पढ़ा है BNS का अंदर, चाइल्ड का मीनिंग जो है अबव द एज ऑफ 18 बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। लेकिन देखिए मार्जिनल नोट और अंदर का जो चीज़ लिखा रहता है ना, ठीक है, जो सेक्शन मेन होता है और मार्जिनल नोट दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो क्या है, मार्जिनल नोट को हम नहीं काउंट करेंगे, उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्जिनल नोट मार्जिन का बाहर होता है ना, ये मार्जिन का बाहर है, इसको जस्ट हेडिंग बनाते हैं। मेन जो सेक्शन है ना, मेन जो लॉ है यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं, आगे जो भी है यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन ये मार्जिनल नोट है ना जो बोल्ड में होता है, तो उसको इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं जनरली, जो अंदर का है वो इंटरप्रिटेशन में ही काम है। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो ये मेन सेक्शन है हमारा, तो वो जो भी बोलेगा। तो यहाँ पे चाइल्ड लिखा है लेकिन अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज, इसका मतलब 12 ईयर्स का नीचे है। चाइल्ड का मतलब 18 नहीं है, 12 ईयर्स का नीचे है, पहला चीज़ है, ठीक है। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या कोई पर्सन अनसाउंड है बाय कंसेंट, ठीक है, आइदर एक्सप्रेस, तो उसमें कंसेंट दिया जा रहा है किसका, इधर एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज। तो यहाँ पे वो चाइल्ड तो कंसेंट नहीं दे सकता जो अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज है, या कोई अनसाउंड पर्सन है वो खुद कंसेंट नहीं दे रहा है, फ्री कंसेंट, तो उसका बिहाफ में कंसेंट कौन दे रहा है, ठीक है ना, उसका बिहाफ में जो कंसेंट दिया जाए इधर उसका गार्जियन दे रहा है, या कोई भी पर्सन है जो लॉफुल चार्ज में उस चाइल्ड का या उस अनसाउंड पर्सन का, वो अगर कंसेंट दे रहा है, वो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकता है। अगर उसका कंसेंट का बेसिस में कोई दूसरा पर्सन गुड फेथ में एक्ट कर लेता है ना, फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस चाइल्ड या फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस अनसाउंड पर्सन, लेकिन कंसेंट वो चाइल्ड नहीं दे रहा है या वो अनसाउंड पर्सन नहीं दे रहा, कंसेंट उसका वो चाइल्ड का गार्जियन या उस अनसाउंड पर्सन का गार्जियन है, या कोई भी बंदा जो लॉफुल चार्ज में वो कंसेंट दे रहा है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकता है, लेकिन वो गुड फेथ में दिया जा रहा है, और वो बंदा कंसेंट का बेसिस में गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड या बेनिफिट ऑफ अनसाउंड पर्सन एक्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में कोई लायबिलिटी नहीं होगा जो बंदा एक्ट कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसमें कह रहा नहीं है, ऐसा नहीं है कंसेंट हर चीज़ में दे, प्रोवाइडेड द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड, लेकिन ये एक्सेप्शन एक्सटेंड कहाँ पे नहीं करेगा, इंटेंशनली अब किसी बच्चे को मार दो या अनसाउंड पर्सन को, इसका नहीं दे सकता, या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, इसका कंसेंट नहीं दिया जा सकता। इस तरीके से एनीथिंग व्हिच इज बाय डूइंग नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, जहाँ पे पता है भाई डेथ हो सकता है, फॉर द पर्पज ऑफ अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ, या ग्रीवियस हार्ट को बचाने के लिए तो कंसेंट दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन करने के लिए दे सकते हो जहाँ पे आपको पता है डेथ हो सकता है, ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, तो उस सिचुएशन में दे सकते हो फॉर क्यूरिंग ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए, ग्रीवियस हार्ट से, डेथ से बचाने के लिए, या किसी डिजीज या इन्फर्मिटी बचाने के लिए कंसेंट दे सकते हैं। उसका डेथ तक हो सकता है, आपको पता है, तब भी आप कंसेंट दे सकते हो, लेकिन इंटेंशनली आप किसी को डेथ नहीं कर सकते हो, या इंटेंशन वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट का आप कंसेंट नहीं दे सकते हो, ऑटो अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हार्ट, अनलेस क्या है वही डेथ से या ग्रीवियस हार्ट से या किसी तरीके से बीमारी से, ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए हो सकता है। या लास्ट में कह रहा है दी अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या ऐसा नहीं दे सकते किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करने के लिए कंसेंट दिया जा रहा है, तो वो नहीं दिया जा सकता है, टू कमिट ऑफेंस, तो अगर वो ऑफेंस हो जाता है। तो ये है ना, तो सेक्शन 26, 27 में सिमिलरिटी है, लेकिन 27 में क्या चीज़ है, थोड़ा सा कह रहा है अगर चाइल्ड है या अनसाउंड पर्सन है तो वहाँ पे कंसेंट किसका चाहिए, गार्जियन या लीगल, या क्योंकि वो चाइल्ड यहाँ, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड जो है बिलो द एज ऑफ 12 है, 18 नहीं है, और दूसरा अनसाउंड पर्सन है, तो उनका बिहाफ में गार्जियन या लीगल जो भी चार्ज में, लॉफुल चार्ज में, वो बंदा क्या कर सकता है, कंसेंट दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलस्ट्रेशन वही दिया है, ये देखिए, ए इन गुड फेथ फॉर ए चाइल्ड
बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कॉन्सेंट, चाइल्ड का कॉन्सेंट का जरूरत नहीं है यहाँ पे। हैज हिज चाइल्ड कट द स्टोन भाई सर्जन ना, स्टोन काट करना है तो उसमें चाइल्ड का कॉन्सेंट लेने का जरूरत नहीं है, उसका बाप ने ही कॉन्सेंट दे दिया ना, फादर ने कॉन्सेंट दे दिया है, गार्जियन जो भी है ना, गार्जियन ने कॉन्सेंट दे दिया। नोइंग इट टू बी लाइकली द ऑपरेशन विल कॉज द चाइल्ड डेथ, और ऐसा पता है भाई इस चाइल्ड का ऑपरेशन की वजह से चाइल्ड का डेथ भी हो सकता है, बट नॉट इंटेंडेड, लेकिन ये इंटेंशन नहीं था चाइल्ड को डेथ करने का, तो यहाँ पे ए इज विद एन एक्सेप्शन है, कोई इस एक्सेप्शन के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा इन सो मच एज द ऑब्जेक्ट वाज क्योर, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट क्या था, बच्चे को अच्छा करना, क्योर करना था। इस ऑब्जेक्ट में अगर किया जा रहा है तो कोई लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 27। अब 28 में आ जाते हैं। 28 में क्या बात कर रहा है, कॉन्सेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन। एक्चुअली में ये जो सेक्शन है ना 28, ये बात करता है सिचुएशन का बारे में, मतलब इस अगर ऐसा सिचुएशन में कंसेंट दिया जा रहा है तो ये कंसेंट ही नहीं माना जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें कुछ सिचुएशन बता रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन में कंसेंट दिया जा रहा है वो एक्चुअल में कंसेंट है ही नहीं, उसको कंसेंट मानेंगे ही नहीं, वो बात कर रहा है ना। तो इसमें कह रहा है ए कंसेंट इज नॉट सच एज कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय दिस सेक्शन ऑफ दिस संहिता, लेकिन ये कंसेंट ही नहीं होगा। कौन कौन सा सिचुएशन में, पहला इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी, कोई पर्सन अगर फेयर ऑफ इंजरी है ना, इंजरी से बचने के लिए कंसेंट दे रहा है, डर के मतलब कंसेंट दे रहा है, फेयर ऑफ इंजरी, और या तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फैक्ट का ही पता नहीं है उसको, दूसरा कुछ लगा लेकिन दूसरा कुछ है, एक्चुअल में कहानी अलग है, तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो रहा है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हो रहा है, या फेयर ऑफ इंजरी है, तो सिचुएशन में वो क्या है, कंसेंट ही नहीं है। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, और दूसरा चीज़ क्या है, जो बंदा कंसेंट दे रहा है, इफ द कंसेंट जो दे रहा है वो तो फेयर ऑफ इंजरी, डर का वजह से कंसेंट दे रहा है, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मिसकंसेप्ट का वजह से वो कंसेंट दे रहा है, और जो बंदा एक्ट कर रहा है ना उसको भी पता है। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव, इधर उसको पता है या रीजन टू बिलीव मतलब सफिशिएंट कॉज है उसके पास, कुछ इस तरीके से एविडेंस है, हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कंसिक्वेंस ऑफ फेयर और मिसकंसेप्शन। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, पहला चीज़ है जो बंदा कंसेंट दे रहा है ना वो आइदर फेयर ऑफ इंजरी की वजह से कंसेंट दे रहा है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का वजह से कंसेंट दे रहा है, और दूसरा बात जो बंदा एक्ट कर रहा है ना उस बंदे को भी पता है ये, या आइदर नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है, ये बंदा कंसेंट नहीं दिया है, ये बंदा ने इसलिए कंसेंट दे दिया क्योंकि उसको डर था, या वो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ का कंसेंट दे रहा है, तो वो चीज़ अगर पता है ना जो बंदा एक्ट कर रहा है तो इस कंसेंट को कंसेंट माना ही नहीं जाएगा। समझ आएगा, पहला पॉइंट ये बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बात कर रहा है, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दूसरा बंदा कह रहा है अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है या कोई इंटॉक्सिकेटेड है, अगर उसको क्या पता नहीं चल रहा, अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच द गिवन कंसेंट, उसका कॉन्सेंट का नेचर क्या है या कॉन्सेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये सब नहीं पता चल रहा है किसको, किसी पर्सन को, बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन का वजह से, अगर वो बंदा कंसेंट दे रहा है लेकिन कि उसको कंसेंट का मतलब ही नहीं पता है क्या चीज़ का कंसेंट दे रहा है, तो उस सिचुएशन में उस कंसेंट को कंसेंट माना नहीं जाएगा, तो वो कंसेंट नहीं है। थर्डली क्या बात कर रहा है, कंसेंट कंट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु अंडर द 12 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई बंदा है 12 ईयर्स का नीचे है लेकिन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज है, वो अगर कंसेंट दे रहा है तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मेनली ये 3 सिचुएशन है, पहला जो है फेयर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन, और अपोजिट जो बंदा एक्ट कर रहा है उसको भी पता था, नॉलेज है या रीजन टू बिलीव है भाई ये बंदा फेयर ऑफ इंजरी की वजह से या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का वजह से कंसेंट दिया है। दूसरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन है, और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंटॉक्सिकेशन ऐसा है जिसका वजह से उसको नेचर या और कॉन्सिक्वेंस ये सब नहीं पता है। एंड थर्डली कह रहा है कोई चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स से अगर वो कंसेंट दे रहा है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये 3 सिचुएशन है, ठीक है ना। ये कॉन्सेंट से रिलेटेड हमने देख लिया है, ये तो बता दिया कौन सा सिचुएशन में कॉन्सेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका बाद देखिए और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कंसेंट, ये एक्चुअली 29 जो है एक्सेप्शन है, इसमें बताता है अगर कंसेंट भी है ना तब भी यहाँ पे ये कंसेंट एप्लीकेबल, कंसेंट का जो रूल है ऊपर हमने सेक्शन 25, 26, 27 में जो भी रूल पढ़ा है ना वो अप्लाई नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ ऑफेंस है वो इंडिपेंडेंटली है कि ऑफेंस है, अगर उसमें कंसेंट भी दिया जा रहा है तब भी ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है, उसको अलग से ऑफेंस बनाया गया है। द एक्सेप्शन इन सेक्शन 25 या 26 या 27 डू नॉट एक्सटेंड, वो एक्सटेंड नहीं करेगा
टू एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, वो एक्ट जो है ना वो ऑफेंस खुद ऑफेंस है, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which they harm may cause or intended to cause or to be known to be likely to cause, either intentionally किया जा रहा है या knowledgeली किया जा रहा है, और is giving consent और whose benefit the consent is given, या वो बंदा consent दे रहा है या किसी का benefit में consent दिया जा रहा है, तब भी ये सेक्शन 25, 26, 27 का रूल अप्लाई नहीं होगा, मतलब consent रूल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसा एक्ट है जो खुद का बहुत ऑफेंस है तो उस सिचुएशन में consent वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसा यहाँ पे कॉजिंग मिसकैरेज है, अनलेस कॉज इन गुड फेथ फॉर दी, वो एक्सेप्शन को छोड़ के फॉर दी बेनिफिट ऑफ द मदर है, ऑफ द लाइफ है, या मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट एक है ना वहाँ पे बेनिफिट, वो एक्सेप्शन में आ जाए अलग बात है। अदरवाइज कॉजिंग मिसकैरेज जो है ना वो अपने खुद एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे माँ का कॉन्सेंट है या किसी उसका फादर का कॉन्सेंट है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, गार्जियन का कॉन्सेंट है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, वो खुद का ऑफेंस है, of harm which it may cause or intended to cause to a woman. Therefore, it is not an offence by reason of such harm, and the consent of the woman or her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. अब यहाँ पे वोमेन कंसेंट देते या उनका गार्जियन कंसेंट देता है और डॉक्टर जाके मिसकैरी कर देते, तब भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता भाई ये कंसेंट से तो मैं कर रहा था, मेरा तो कोई लायबिलिटी नहीं है, कह रहा नहीं है। यहाँ पे भी डॉक्टर का भी लायबिलिटी हो जाएगा कि वो इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस ही है, कंसेंट देने के बाद भी आप नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन कुछ ऐसा है, जैसे एक्सेप्शन यहाँ पे एक लिखा है फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ द वोमेन हो सकता है, या किसी रेप केस में हो सकता है, उस तरीके से केसेस में कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन अदरवाइज वो एक इंडिपेंडेंटली एक क्या है ऑफेंस है। तो यहाँ पे अगर कंसेंट भी दिया जा रहा है तब भी लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 30 है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, ठीक है ना। इसमें क्या करा, एक्ट डन इन गुड फेथ ना, इसमें जो इलस्ट्रेशन है ना उस इलस्ट्रेशन को हम लोग देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट जो डन किया जा रहा है इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट, या इतना देर हम लोग कंसेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्ट डन किया जा रहा है कैसा किया जा रहा है, गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का बेनिफिट में, लेकिन उसका कंसेंट नहीं किया जा रहा है। मतलब इसमें ऐसा हो जाता है ना, सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे कंसेंट पॉसिबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में बिना कंसेंट से ही काम चला लेते हैं, एक्ट कर देता है, तब भी लायबिलिटी नहीं होता है। तो इसमें कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट में कॉज टू ए पर्सन और फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, किसी हार्म हो जाता है, विच इट में कॉज टू बी ए पर्सन, किसी पर्सन को कॉज किया जा रहा है, मतलब ये हार्म किसी पर्सन को किया जा रहा है फॉर हुज बेनिफिट, लेकिन वो हार्म उसका बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। इट इज़ डन, और ये क्यों किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, जो हार्म किया जा रहा है ना गुड फेथ में के लिए और उस पर्सन का बेनिफिट के लिए ही किया जा रहा है, इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट, उस पर्सन का कंसेंट भी नहीं लिया है, उसका बेनिफिट में काम कर लिया है, हार्म होने का चांसेस है, लेकिन गुड फेथ में किया जा रहा है, क्योंकि इफ द सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्कमस्टेंस सच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, ऐसा सिचुएशन में बंदा है जहाँ पे वो इम्पॉसिबल है, उसका कंसेंट नहीं लिया जा सकता है, या और दैट इफ द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, ये बंदा वो ऐसा है वो कंसेंट दे ही नहीं सकता, इनकेपेबल है, एंड हैज़ नो गार्जियन, और उस बंदे इनकेपेबल है, बच्चा है, चाइल्ड है, अनसाउंड पर्सन है और उसका कोई गार्जियन अवेलेबल नहीं है, और अदर पर्सन लॉफुल चार्ज वाला कोई बंदा नहीं है। पहला सिचुएशन कह रहा है अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऐसा सिचुएशन में सर्कमस्टेंसेस में जहाँ पे वो कंसेंट नहीं दिया जा रहा है, नहीं दे सकता, या एक बंदा ऐसा है इनकेपेबल है, फॉर एग्जांपल कोई अनसाउंड पर्सन है या कोई चाइल्ड है, वो कंसेंट नहीं दे सकता और उसका कोई लॉफुल गार्जियन भी नहीं है, फ्रॉम हुम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन टाइम फॉर डूइंग दैट, ठीक है ना, विद बेनिफिट। ऐसा सिचुएशन में जहाँ पे उसका कंसेंट इतना टाइम नहीं है उसका कंसेंट लेने का, लेकिन एक्ट अगर पता है भाई हार्म कर सकता है, लेकिन उस पर्सन का बेनिफिट के लिए किया जा रहा है और गुड फेथ में किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, या उसका गार्जियन, अगर कोई बंदा है उसका गार्जियन जो इनकेपेबल है तो उसका गार्जियन से, ठीक है, कंसेंट नहीं है, इतना टाइम नहीं है कंसेंट लेने का, या और जो बंदा है या तो अबव द एज ऑफ 12 भी है लेकिन वो ऐसा सिचुएशन में है भाई कंसेंट नहीं दे सकता, तो उस सिचुएशन में बिना कंसेंट से भी एक्ट कर देता है ना गुड फेथ में, तो कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन सेम वही है, इंटेंशनली आप कुछ कॉज डेथ नहीं कर सकते या अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डेथ तक हो सकता है आपको पता है, लेकिन वो पर्पज़ क्या है आपका, डेथ या ग्रीवियस हार्ट से बचाने के लिए और ग्रीवियस डिजीज़ या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए, या आपको पता है ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, ठीक है ना, डेथ हो सकता है, लेकिन ये सेम चीज़ लिख दिया, सॉरी यहाँ पे वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट आप कर रहे हो और अटेम्प्टिंग टू कॉज हार्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग द डेथ या
हार्ट से बचाने के लिए तो कर सकते हो, अलग बात है, या अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस ये नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इलस्ट्रेशन 2-3 है, 1-2 इलस्ट्रेशन मैं लेता हूँ, अब देख लो। जैसा ये इलस्ट्रेशन, जैज इज थ्रोन फ्रॉम ए हॉर्स एंड इट इज इनसेंसिबल, ए सर्जन फाइंड दैट जैज इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटमेंट, he has not intended Zed's death, but in good faith for the Zed's benefit perform the treatment before Zed recover from the power of the judging for himself, A has no committed no offense। ठीक है ना। एक जो है इसमें क्या करा, एक बंदा ए है ना, वो हॉर्स से गिर जाता है और डॉक्टर ने देखा भाई ऐसा सिचुएशन में बेहोशी हालत में है, उससे तो कॉन्सेंट लिया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसको तुरंत एक ऑपरेशन चाहिए। अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया उसका, और भी तरीके से आप ले सकते हो कहीं पे, डॉक्टर ने लिखा भाई उसको अभी तुरंत ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये बंदा मर जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसका, तो डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कर लिया, गुड फेथ में उसका पर्सन का बेनिफिट के लिए कर लिया। इसके बाद उस पर्सन का डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, उस पर्सन का ग्रेवियर स्टार्ट हो गया, तो डॉक्टर का लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने विदाउट कंसेंट किया है, लेकिन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। और सिचुएशन ऐसा था इम्पॉसिबल टू टेक कॉन्सेंट, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है उस सिचुएशन में, बंदा बेहोशी हालत में क्या कॉन्सेंट देगा, लेकिन इमरजेंसी था, इमरजेंसी में कर लिया गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, तो लायबिलिटी नहीं होगा यहाँ पे डॉक्टर का। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, अगर कोई एक ए इज कैरिड ऑफ ए टाइगर, ठीक है, ए का पीछे एक टाइगर है ना, ऐसा सिचुएशन में ए आगे आगे भाग रहा है यहाँ पे, और पीछे एक टाइगर है ना, यहाँ पे एक टाइगर है, ठीक है ना, और देखो टाइगर का स्पीड एक बंदा से स्पीड ही होगा, और ये चीज़ जेड ने देखा है, ठीक है ना, और जेड ने देखा ये टाइगर पकड़ लेगा ये को ना, अभी 1-2 मिनट के अंदर ही पकड़ लेगा। जेड का पास एक, ठीक है ना, गन था, सोचा भाई ये गन से मैं एक काम कर देता हूँ, गोली चला देता हूँ, किसका ऊपर, एक्चुअली वो टाइगर को मारना चाह रहा है, लेकिन इतना स्पीड में है ये, इस जेड को पता है भाई मैं गोली चलाऊंगा वो टाइगर को ही मारना है, ए का बेनिफिट के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ए का ऊपर लग जाए, और ये रिस्क ले लिया भाई, टाइगर को ही मारना था, इंटेंशन क्या है, ए को बचाना था, सपोज ये गोली जाके ए का ऊपर लग गया, तब भी जेड का कोई लायबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ ए के लिए किया जा रहा है। और ऐसा सिचुएशन में वो चिल्ला के बोल नहीं सकता भाई तेरा कॉन्सेप्ट है या नहीं है, बोल नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना, तो उस तरीके से सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो बंदा अगर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए गोली चला देता है, बाई चांस ए को भी लग जाता है, तब भी जेड का कोई लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है ना। सेम वही है कि चाइल्ड है एक्सीडेंट में, इसमें एग्जांपल दिया, चाइल्ड अगर एक्सीडेंट में और उसका कोई गार्जियन भी नहीं है, डॉक्टर ऑपरेशन कर लेता है, तो डॉक्टर का लायबिलिटी नहीं होगा, चाइल्ड का कुछ भी हो जाता है गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, और इसका गार्जियन भी नहीं था, कंसेंट देने के लिए कोई था ही नहीं, तो सिचुएशन में क्या जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। और एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट, जो अभी इतना देर हम लोग बेनिफिट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट मतलब मॉनेटरी बेनिफिट होना, इज पिक्यूनरी मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 27 एंड इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 31 है, ठीक है। सेक्शन 31 में देखिए क्या है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कम्युनिकेशन क्या किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ में। अगर कोई गुड फेथ में कम्युनिकेशन करता है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में उसका कोई लायबिलिटी नहीं होता, ये सेक्शन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। सेक्शन का लैंग्वेज को देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन अगर कोई किया जा रहा है गुड फेथ में इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं होगा अगर गुड फेथ में कम्युनिकेशन किया जा रहा है बाई रीजन ऑफ एनी हार्म टू दैट पर्सन, और उस कम्युनिकेशन का वजह से क्या हो जाता है, किसी पर्सन को हार्म हो जाता है, इट इज मेड इफ इट इज मेड इन द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। लेकिन वो कम्युनिकेशन ना उस पर्सन का बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, उस पर्सन को हार्म करने का इंटेंशन से कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। कम्युनिकेशन एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, उस पर्सन का बेनिफिट के लिए वो कम्युनिकेशन है जिसको हार्म हो जाता है, लेकिन उसको हार्म हो जाता है, लेकिन इंटेंशन नहीं था उसको हार्म करने का। अगर हार्म हो जाता है तो उस सिचुएशन में जिस पर्सन ने कम्युनिकेट किया उस पर्सन का कोई लायबिलिटी नहीं होगा। तो इलस्ट्रेशन देखिए, ए फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, ठीक है ना। एक सर्जन है, ठीक है ना, वो अब गुड फेथ में कम्युनिकेट कर देता है, पेशेंट को बता देता है भाई आप ज़्यादा दिन अब नहीं रह सकते, इस तरीके से बता देता है। द पेशेंट डाइज इन ए कंसिक्वेंस ऑफ द शॉक, पेशेंट को शॉक लगता है और उसी टाइम ही पेशेंट का डेथ हो जाता है। अब ए का लायबिलिटी होगा कि नहीं, सर्जन का लायबिलिटी होगा कि नहीं, तो इसमें क्या करा है, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, उसका कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? दो ही न्यू इट भी लाइकली दैट, अगर उसको नॉलेज भी है लाइकली इस तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर उसने कम्युनिकेशन माइट बी कॉज पेशेंट डेथ, अगर नॉलेज भी है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है था हार्म करने का, फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन अगर उसने बोला कम्युनिकेट किया तो उसका लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक।
तो अगला सेक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन जो 32 है उसमें अगर एक्ट टू विच ए पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, ठीक है ना, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना अगर किसी को कंपेल करते हैं ना थ्रेट देके, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन का कोई लायबिलिटी नहीं होता। एक्चुअली लायबिलिटी तब होता है जब आपका एक्ट वॉलंटरली होता है। अगर आपका वॉलंटरली नहीं है, मेंस नहीं है, तो जनरल रूल क्या आपका लायबिलिटी नहीं है। कोई अगर बंदा क्या अगर आपको फोर्सफुली काम करा रहा है तो उस सिचुएशन में वो एक्ट आपका ही नहीं माना जाता है। जैसे एक मैगजिम है, लैटिन मैगजिम है, तो देख लेना उसमें एक्टस मी इन्वाइटो फैक्टस नॉन इस्ट नियस एक्टस, ठीक है, एक्टस मी इन्वाइटो फैक्टस नॉन इस्ट नियस एक्टस, द एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट एट ऑल। लेकिन लैटिन मैगजिम है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है, जो भी है तो देख लेना इसको। इसमें क्या करा, द एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट एट ऑल। अगर मेरा विल के अगेंस्ट में अगर कोई एक्ट है तो ये एक्ट मेरा माना ही नहीं जा रहा है। तो जब मेरा एक्ट है ही नहीं तो मेरा लायबिलिटी क्यों होगा, ठीक है ना। जब एक्ट मेरा होगा तभी मेरा लायबिलिटी होगा, लेकिन जब एक्ट मेरा है ही नहीं, मतलब मेरा विल के अगेंस्ट में अगर कोई एक्ट होता है तो उस एक्ट को क्या माना जा रहा है, मेरा एक्ट है ही नहीं, तो मेरा एक्ट नहीं है तो मेरा लायबिलिटी नहीं है। तो उसी मैगजिम के ऊपर बेस्ड है ये सेक्शन, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे लायबिलिटी हो जाएगा। जैसा 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मर्डर, ठीक है ना, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। इधर मर्डर है, ठीक है ना, अगर किसी को मर्डर करते हैं तो उस सिचुएशन में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और दूसरा सिचुएशन में ऐसा ऑफेंस कमिट करते हो जहाँ पे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, और जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है जहाँ पे पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है ना। फॉर एग्जाम्पल वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे डेथ पेनल्टी तक पनिशमेंट है, तो उस सिचुएशन में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी आगे देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाई ए पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू बाई थ्रेट्स। और कंपेल किया जा रहा है किसी पर्सन को एक्ट करने के लिए, वो खुद से खुद नहीं कर रहा है, कंपल्सन किया जा रहा है उसको करने के लिए, तभी वो बंदा कर रहा है कोई एक्ट। विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज, और ये थ्रेट्स इसका नॉर्मल थ्रेट नहीं है। थ्रेट किस तरीके से है, reasonably cause that the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence, ठीक है ना। और थ्रेट इस तरीके से दिया जा रहा है, कह रहा है भाई इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, अगर ये काम आप नहीं करते हो आपका डेथ जो है इंस्टेंट, तुरंत अभी मार दिया जाएगा, इंस्टेंटली मार दिया जाएगा। इस तरीके से थ्रेट है, नॉर्मल छोटा मोटा थ्रेट नहीं है, इस तरीके से थ्रेट दिया जा रहा है, कंपल्सन से काम करा जा रहा है। आप अगर ये काम करते हो तो क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से जो भी है नहीं मारेंगे। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते, इस तरीके से थ्रेट देते हैं, तो आपका इंस्टेंट इस तरीके से फेयर है, क्या है आपका इंस्टेंट डेथ हो सकता है। इस तरीके से थ्रेट दिया जा रहा है, आपका इंस्टेंट मार सकता है, इंस्टेंटली इमीडिएटली, मतलब उसी टाइम आपको मार सकता है अगर आप काम नहीं करते। तो उस सिचुएशन में ये सेक्शन का बेनिफिट मिलता है, समझ में आ रहा है। लेकिन 2 सिचुएशन में नहीं मिलेगा, मर्डर है और ऑफेंसेज अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, ये 2 एक्सेप्शन है जहाँ पे इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर कोई पर्सन क्या करता है, ए बी को क्या कर देता है, सी को मर्डर करो, तो उस सिचुएशन में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ए अगर बी को थ्रेट करता है, भाई तुम एक काम करो, सी को हार्ट करो, या सी का प्रॉपर्टी लेके चले जाओ, थेफ्ट करो, कुछ भी इस तरीके से डकैती कर लो, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में ए को अगर बी इस तरीके का, ए जो है ये बी को थ्रेट दे रहा है, कह रहा है भाई तुम सी का प्रॉपर्टी सपोज थेफ्ट कर लो, या सी को थप्पड़ लगा दो, तो अगर ए इस तरीके से थ्रेट दे रहा है, अगर तुम नहीं मारोगे सी को या सी का प्रॉपर्टी को थेफ्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा जान ले लूंगा, ठीक है, इंस्टेंट डेथ, अभी इमीडिएटली डेथ हो सकता है। तो उस सिचुएशन में बी अगर ये थेफ्ट कर लेता है या बी सी को थप्पड़ भी लगा देता है, स्लैप भी कर देता है, तो बी का कोई लायबिलिटी नहीं होगा, इस सेक्शन का अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन और एक है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, ठीक है ना। 2 कंडीशन बता रहा है इसमें, कह रहा है अगर कोई बंदा अपना ओन अकॉर्ड से क्या कर देता है, खुद इन्वॉल्व में हो जाता है किसी पर्सन के साथ, तो उस सिचुएशन में, ठीक है ना, इसका बाद अगर कोई थ्रेट दिया जा रहा है तो उस सिचुएशन में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप खुद ओन अकॉर्ड से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका बाद अगर थ्रेट दिया जा रहा है तो इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ बताया गया है। और दूसरा चीज़ क्या बात कर रहा है, अगर शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, मतलब यहाँ पे जो थ्रेट होना चाहिए वो इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होना चाहिए, लेकिन इससे अगर कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज़ बात कर रहा है ना। शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन ए सिचुएशन बाई विच बिकम सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, है ना। शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ या
ओन अकॉर्ड से अगर इस तरीके से प्लेस सिचुएशन में चले जाते हैं जहाँ पे हिमसेल्फ सिचुएशन बाई विच बिकम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है ना, इसका बाद अगर वो सब्जेक्ट किया जा रहा है, उसको थ्रेड किया जा रहा है, तो इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में उस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से बताएं। ए पर्सन हु बाई हिज ओन अकॉर्ड, हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, खुद का अकॉर्ड से ना मतलब अपना मर्जी से, और बाई रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, या थ्रेट ऐसा है मतलब शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ ना, बीटन उसको मारा जाएगा, इसको ये लग रहा खुद का मर्जी से ही किसी, ठीक है ना, गैंग ऑफ डकैत में वो क्या कर देता है, ये चीज़ को ना, ये जो पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन है ये। इसमें कह रहा है ए पर्सन हु ओन अकॉर्ड, अपना खुद का मर्जी से मान लो किसी गैंग ऑफ डकैत में शामिल हो जाता है, या खुद का मर्जी से नहीं है लेकिन बाई रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन, इसको बोला भाई मारेंगे अगर नहीं करोगे, इंस्टेंट डेथ नहीं है, इससे कम है, थप्पड़ लगा देंगे तो हार्ट कर देंगे, ग्रीवियस हार्ट कर देंगे, लेकिन मारेंगे जान नहीं लेंगे, इस तरीके से सिचुएशन में उसको डरा देते, थ्रेट देते, और इसका बाद वो गैंग ऑफ डकैत में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। और इसका बाद नोइंग देयर कैरेक्टर, उसको पता है ये गैंग ऑफ डकैत का कैरेक्टर क्या है, इज नॉट एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है ना, तो ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हैविंग बीन कंपेल्ड बाय एसोसिएट टू एनीथिंग दैट इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जांपल ना, ये लोग जाते हैं ABCD इस तरीके से 3-4 लोग हैं, ऑलरेडी इन्वॉल्व है 4-5 लोग, इसका बाद फॉर एग्जांपल एक्स को कंपेल करते हैं ना, एक्स को इधर एक्स खुद ओन अकॉर्ड पता है, इसका जाके शामिल हो जाता है ABCD का साथ, या उसको बोलेंगे भाई तुमको भी मारेंगे अगर नहीं आओगे, तब पड़ स्लैप करेंगे इस तरीके से, हार्ट कर देंगे, ग्रीवियस हार्ट करेंगे, डेथ नहीं है, इंस्टेंट डेथ नहीं है, दूसरा कुछ कर देंगे, और एक्स जाकर डर के इधर हो जाता है इन्वॉल्व, या एक अपना मर्जी से इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसका बाद ये लोग फॉर एग्जाम्पल जेड का घर पे जाते हैं डकैती करने, और यहाँ पे एज एक्स को क्या कर देता है, कंपेल कर देता है, अब कहता है तुम एक काम करो जेड को मारो, अगर नहीं मारोगे तो क्या कर देंगे, तुम्हें ही, तुम्हारा ही जान ले लेंगे, इस तरीके से थ्रेट दे देता है एक इसको एक्स को। अब उस सिचुएशन में एक्स जेड को अगर मारता है, ठीक है ना, हार्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ पे एक्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अगर थ्रेट भी यहाँ पे एक्स अपना मर्जी से नहीं कर रहा है, एक इसको एक क्या कर रहा है, जेड को थ्रेट दे रहा है, भाई अगर तुम जेड को नहीं मारोगे तो तुम्हारा जान ले लेंगे, या कुछ इस तरीके से एक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, तब भी एक्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स अपना ओन अकॉर्ड से वो गैंग ऑफ डकैत में उनका कैरेक्टर जानने के बाद भी ज्वाइन किया है, या तो शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ से कम, ठीक है ना, बिंग शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ से कम सिचुएशन में वो डर के जाके गैंग ऑफ डकैत में हो गया, इसका बाद उसको अगर थ्रेट दिया जा रहा है तो उस सिचुएशन में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस सेक्शन को, ठीक है। अगला जो एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, ए पर्सन सीज बाय ए गैंग ऑफ डकैत, किसी पर्सन को गैंग ऑफ डकैत ने सीज किया है, सीज बाय गैंग ऑफ डकैत एंड फोर्स्ड, ठीक है ना, ये भी देखिए सीज ऑफ गैंग ऑफ डकैत ने उसको सीज कर लिया, ज़बरदस्ती उठा लिया ना, वो अपना ओन अकॉर्ड से नहीं जा रहा था, या उसको थ्रेट नॉर्मल थ्रेट देकर वो जाके ज्वाइन नहीं, अपना ओन अकॉर्ड से ज्वाइन नहीं किया, उसको सीज कर लिया गया, गैंग ऑफ डकैत ने उसको सीज कर लिया बाई थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ। और कैसा थ्रेट था, सीज कर लिया, इंस्टेंट डेथ का थ्रेट था, भाई अगर इंस्टेंटली मार देंगे, टू डू थिंग व्हिच इज ऑफेंस बाय लॉ ना, कुछ भी काम कराने के लिए कह रहा भाई अगर उसको सीज करते और बोलते ये काम करो, नहीं तो तुम्हारा क्या कर देंगे, इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में बंदा कर देता तो उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन 2 चीज़ नहीं कर सकता, मर्डर नहीं कर सकता है, या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल डेथ वो नहीं कर सकता, उसका अलावा बाकी अगर कुछ भी चीज़ कर दे तो उसका लायबिलिटी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है देखिए, ए स्मिथ कंपेल टू टेक हिज टूल्स ना, एक स्मिथ को सीज कर लिया गया, बोला भाई तुम अपना टूल लेके आओ, ठीक है ना, और इसको बोला फोर्स द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है ना, किसी डकैती करने के लिए बोला इसका घर जो है लॉक है, उसको लॉक को तोड़ो तुम, स्मिथ से फोर्स करके करा लिया गैंग ऑफ डकैत ने। तो और इसका बाद बोला भाई अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा इंस्टेंटली डेथ हो सकता है, तो क्या कर दिया, स्मिथ ने लॉक तोड़ के दे दिया, तो यहाँ पे स्मिथ का कोई लायबिलिटी नहीं होगा क्योंकि वो ऑन अकॉर्ड से वो गैंग ऑफ डकैत में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स करके उसको इन्वॉल्व किया गया था ना, फोर्सफुली सीज कर लिया गया, और ये फोर्स कैसा थ्रेट था, उसको इंस्टेंट डेथ का थ्रेट था, तो उस सिचुएशन में ये बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शन ये था ना, तो हाँ, और एक सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, प्रीलिम्स में बड़ा आता है, इस सेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है, एक पहले तो सेक्शन 33 है जो IPC में 95 था, ये सेक्शन 95 था, यहाँ पे 33 है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो उसका जो एक मैगजीन है, वो मैगजीन बहुत बार आ चुका है, जिस मैगजीन से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैगजीन है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, कोर्ट शैल नॉट टेक, ठीक है ना, तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स है, जहाँ पे कोर्ट का क्या है, ट्रिफलिंग मैटर में, ठीक है ना, कोर्ट लॉ टेक्स नो
अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स, लॉ टेक्स नो अकाउंट, लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स मतलब स्मॉल मैटर, ट्रिफल्स मीन्स स्मॉल। लॉ क्या करता है, स्मॉल मैटर में कोई अकाउंट नहीं लेता है। इसका मतलब कह रहा है, ठीक है, जो भी डी मिनिमस नॉन प्यूरेट लेक्स, पहले चीज़ ये बात है, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। कह रहा बहुत ही स्मॉल मैटर है तो सिचुएशन में लॉ उस सिचुएशन में उस केस को लेता नहीं है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होता है। तो सेक्शन उसी का ऊपर ही बेस्ड है। सेक्शन का लैंग्वेज देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ इट्स कॉज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज, ठीक है ना, ऑफेंस बाय रीजन ऑफ दैट कॉज अगर वो हो गया, या इंटेंडेड टू कॉज, या इंटेंशनली भी कर दिया, और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज, या पता भी है, इधर इंटेंशनली किया है, नॉलेज भी है, या गलती से भी हुआ है किसी तरीके से, ठीक है ना, एक्ट हो गया, एनी हार्म, कुछ भी हार्म हो गया है। इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, लेकिन वो हार्म इतना ही स्लाइट है दैट नो पर्सन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर, अगर कोई ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर है वो बंदा कभी भी इस चीज़ में कंप्लेन नहीं करता आपने, ठीक है ना। इसमें कह रहा अगर कोई चीज़ ऐसा एक्ट हो जाता है आपसे जो एक्ट बहुत ही स्लाइट है, आपने इंटेंशन नहीं किया या आपको नॉलेज भी है, उस हार्म कर दिया आपने, लेकिन इतना ही स्लाइट है, कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन होगा वो कभी भी इस टाइप ऑफ हार्म में कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, उसने थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया, वो जाके कंप्लेन कर देगा, केस कर दिया, नहीं करते, ऑर्डिनरी प्रूडेंस दोस्त है, थोड़ा सा कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं उससे, तो उसका उसने डिफेमेशन केस लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो आप, ठीक है ना। या रोड में जा रहे हैं, क्राउड